हे एवरीवन, वेलकम विद ए न्यू कॉन्सेप्ट। सो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मतलब कि एनिमल्स के बारे में हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट पोर्शन है एनिमल टिश्यू, उसके बारे में मैंने अलग से एक डिटेल वे के अंदर वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से देख लेना। मैं यहाँ पर उसको रिपीट नहीं करूँगी। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी जो ऑर्गन सिस्टम वाला है और जो 3 एनिमल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन की। तो ये एक बेसिक टर्म्स होती है कि ऑर्गन क्या होता है। मतलब कि बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, और ऑर्गन क्या बनाएगी, ऑर्गन सिस्टम बनाएगी। ये एक बेसिक टर्म्स है, ये पता होनी चाहिए। हम इतने जो लेक्चर्स हमने कर लिए ना अभी तक, उनसे मतलब पहले वाले लेक्चर्स में मैंने ये चीज़ें बताई थी कि ये एक हायरार्की होती है। ठीक है, जैसे ही मैं एग्जांपल की बात करूँ, अगर हमारा ह्यूमन हार्ट है तो ह्यूमन हार्ट 4 टाइप के टिश्यू से मिलके बना होता है। कौन कौन से, एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल्स। ये जो टिश्यू होते हैं ना, कौन कौन से, इनका क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सभी के सभी एनिमल टिश्यू वाली वीडियो में मिलेंगे आपको। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये चैप्टर करना है तो पहले आप एनिमल टिश्यू वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, क्योंकि इससे आपके जो कंसेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं बताऊंगी कि एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है, कनेक्टिव कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सब उस वीडियो के अंदर होगा। ठीक है, तो मतलब इसी तरह की बात करते हैं कि जो ऑर्गन होता है वो बहुत सारे मल्टीपल नंबर ऑफ या फिर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो मेन 3 और एनिमल्स की बात करेंगे, अर्थवॉर्म की, कॉकरोच और फ्रॉग, इन तीनों की बात करेंगे। ठीक है, इनकी हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे, इनकी हम एनाटॉमी देखेंगे, और उसके साथ साथ हमने ये देखेंगे कि इनके अंदर इवोल्यूशनरी लेवल पर चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि जो अगर इवोल्यूशन, देखो हर ऑर्गेनिजम्स का, हर एनिमल्स का इवोल्यूशन होता है टाइम टू टाइम। इवोल्यूशन होगा तो उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन के अंदर भी डिफरेंस होगा। ठीक है, उनकी एनाटॉमी के अंदर भी इवोल्यूशन होगा, उनके अंदर क्या कुछ डिफरेंस आएंगे उनके अंदर, तो हम वो इवोल्यूशन भी देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो जो अर्थवॉर्म है और जो कॉकरोच है ये इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, और फ्रॉग है ये वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। तो पहले हम अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कॉकरोच एंड फिर फ्रॉग। तो अब देखना है इन तीनों के अंदर जो कुछ ना कुछ अलग तरीके से मॉडिफिकेशन होगी। जब हम फ्रॉग के लेवल तक चले जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से मॉडिफिकेशंस होंगी। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थवॉर्म के बारे में। अर्थवॉर्म आपने देख रखा होगा कि मतलब जर्नली किसी ब्राउनिश कलर का होता है। ठीक है, रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है। ये क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। 2 तरीके के होते हैं ना ये कोडेड, एक होता है इनवर्टिब्रेट्स, एक होता है वर्टिब्रेट्स। अगर मैं बात करूँ पोरिफेरा से लेकर जो इकाइनोडर्मेटा तक, पोरिफेरा से इकाइनोडर्मेटा तक होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स, और उसके बाद आते हैं मतलब फिशीज से लेकर ह्यूमंस तक, ठीक है, मैमल्स तक, ये आते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म किस फाइलम के अंदर आएगा, अर्थवॉर्म आएगा एनेलिड्स के अंदर और इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो जो अर्थवॉर्म होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेनली जो मॉइस्ट सोइल होती है ना वहाँ पे प्रेजेंट होंगी ये। अब इस डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हो कि इस तरीके के होते हैं ये अर्थवॉर्म। जो अगर ये फाइलम एनालिड्स फाइलम के अंदर है तो इसकी बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेड होगी। ठीक है, जब जब डे टाइम होगा, डे टाइम में क्या करेंगे, ये अर्थवॉर्म्स सोयल के अंदर रहेंगे। ठीक है, बोरो बना के, मतलब कि होल बना के वे फिर बिल बना के, ये जो अर्थवॉर्म्स है दिन के टाइम में सोयल के अंदर रहेंगे, और रात के टाइम में क्या बना करेंगे, ये बाहर आ जाएंगे। गार्डन्स के अंदर आप जो एक होता है, एक टर्म्स आती है वोम कास्टिंग। तो इस वोम कास्टिंग टर्म्स को समझने की कोशिश करना। देखिए, जब गार्डन्स में आपने देखा होगा कि एक जगह पर, कई जैसे गार्डन में बहुत सारे ऐसे आपको दिखेंगे कि एक जगह पर आपको ऐसे बहुत सारे सोयल के ऐसे मिलेंगे, मतलब कुछ फीकल मैटर या फिर सोयल के इस तरीके से आपको मिलेंगे एक जगह पर। क्या बोलते हैं, एक तरीके से पैरामिड सा मिले, मतलब छोटा सा पैरामिड आपको दिखेगा छोटी थोड़ी सी जगह पे। तो वो क्या होता है, वो इन अर्थवर्म का जो फीकल जो डिपॉजिट होता है ना, जो फीकल मटेरियल होता है वो इनका होता है, और उसको हम बोल देते हैं वोम कास्टिंग। ठीक है, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जो इंडिया के अंदर जो कॉमन जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फेरिटिमा और लुब्रिकन्स, ये 2 टाइप के अर्थवॉर्म्स होते हैं इंडिया के अंदर कॉमनली।
उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की। वो हमने जर्नल देखा था, ठीक है, अर्थवॉर्म क्या होते हैं। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है, आउटर अपीयरेंस, ठीक है। तो अगर मैं अर्थवॉर्म की आउटर अपीयरेंस के बारे में बात करूंगी तो अभी मैंने बताया कि अर्थवॉर्म किसके अंदर आता है, फाइलम के अंदर, एनालिड्स के अंदर आता है। एनालिड्स के अंदर आएगा तो वहां पर क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे उनकी बॉडी के ऊपर। जैसे कि अगर ये एक अर्थवॉर्म है, ठीक है, इसकी बॉडी इस तरीके से सेगमेंटेड होगी, सेगमेंटेड बॉडी होगी, और इन सेगमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, मेटामियर्स बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो इनकी एक जो ऊपर वाली जो बॉडी होती है ना अर्थवॉर्म की, जिसके ऊपर जो सेगमेंट्स होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है, जो अपर पोर्शन होता है उसको हम बोल देते हैं डोर्सल सरफेस, और जो लोअर जो पोर्शन होता है उसको हम बोल देते हैं वेंट्रल सरफेस। तो जो अपर सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होंगे, जो डोर्सल ब्लड वेसल्स होती है वो अलग से आपको रिप्रेजेंट दिखेंगी, ठीक है, अलग से आपको दिखेंगी वो, और वो मिड में प्रेजेंट होंगी। जैसे कि ये है अर्थवॉर्म, तो मिड के अंदर आपको क्या दिखेंगी, डोर्सल ब्लड वेसल्स दिखेंगी, ठीक है। वेंट्रल सरफेस के अंदर क्या मिलेगा आपको, जेनाइटिकल ओपनिंग मिलेगी, ठीक है। उसके बाद एक ये तो हो गया डोर्सल और वेंट्रल साइड। अब हम बात करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स। एंटीरियर साइड कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जहाँ पर माउथ होगा, मतलब कि माउथ एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, और जो एनस होता है वो पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एंटीरियर साइड में क्या होगा, माउथ होगा और एक प्रोस्टोमियम होगा। जो माउथ होता है उसके ऊपर एक क्या है मिलेगा आपको, प्रोस्टोमियम मिलेगा। जो ये प्रोस्टोमियम है ये क्या काम करता है, ये एक वेजिस की तरह होता है। वेजिस मतलब कि जो सोयल है, देखो अभी बताया ना कि जो अर्थवॉर्म होते हैं वो बुरोइंग करके चलते हैं, तो अर्थवॉर्म सोयल के अंदर होल बनाने के लिए उनके पास प्रोस्टोमियम होता है, ठीक है, जो कि सोयल को क्रैक करने में हेल्प करता है और बुरो बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो प्रोस्टोमियम होता है वो सेंसरी नेचर का होगा। जो फर्स्ट सेगमेंट होगी अर्थवॉर्म के अंदर, पहली जो सेगमेंट होगी उसको हम बोल देते हैं प्रीस्टोमियम या फिर बक्कल सेगमेंट्स। ये सारी की सारी चीज़ें आपको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखिए इस डायग्राम में आपको जो ये वाला जो फर्स्ट जो डायग्राम है ये क्या है, इसका डोर्सल सरफेस मतलब डोर्सल व्यू दिखा रखा है, और ये वाला इसका वेंट्रल व्यू दिखा रखा है, ठीक है। तो डोर्सल साइड के अंदर आपको देखो जो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, प्रोस्टोमियम, बिल्कुल एंड जो एंड पोजीशन पे है ना, जो एंटीरियर साइड के अंदर वो क्या है, प्रोस्टोमियम है। ये एक तरीके से सोयल के अंदर बोरो बनाने के अंदर हेल्प करती है, क्रैक करने में हेल्प करती है, ठीक है। उसके नीचे माउथ ओपनिंग आपको दिख रही है। जो फर्स्ट जो सेगमेंट होती है, देखो ये वाली सेगमेंट, इसको हम बोल देते हैं प्रीस्टोमियम या फिर बक्कल कैविटी। उसके बाद बहुत सारी सेगमेंट्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है, और उन सेगमेंट को हम बोल देते हैं सीटे, और हर सेगमेंट सीटे के अंदर रिंग ऑफ सीटे होती है, इस तरीके से आपको दिखेंगी ये। और जो ये सेगमेंट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते थे, मेटामियर्स बोल देते हैं। एंटीरियर साइड पे प्रोस्टोमियम होगा, पोस्टीरियर साइड पे एनएस होगा, ठीक है। जो डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या होंगे, डोर्सल ब्लड वेसल्स दिखेंगे आपको अलग से रिप्रेजेंट करके, और वेंट्रल साइड में क्या दिखेंगे आपको, जेनाइटिकल ओपनिंग। फीमेल जेनाइटिकल ओपनिंग होती है ये अपर वाली साइड में, सिर्फ एक यहाँ पे, फिर मेल जेनाइटिकल ओपनिंग होती है, ठीक है। और क्या होती है, जो 14 सेगमेंट होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है जिसमें डार्क बाउंड्री आपको दिख रही है अलग कलर से, मतलब डार्क ब्राउन कलर की होती है ये होता है सिलिटियम, ठीक है। ये इस डायग्राम के अंदर कुछ मेन चीजें हैं, और चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए तो जो 14 जो सेगमेंट होती है, 14 to 16 सेगमेंट के ऊपर डार्क बैंड होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के। ये जो होते ये जो दिखा रखा है ना डार्क, जो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की ग्लैंड्स होती है, ठीक है, सिलिटियम के पास। ये क्या करती है, जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं ये कोकून की फॉर्मेशन करवाती हैं। इसमें याद रखना, सी से सी याद रखना, सी से सिलिटियम, सी से कुकून, ठीक है। तो ये जो सिलिटियम होता है ये कुकून की फॉर्मेशन करते हैं। कुकून क्या करता है फिर, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इन सब के अंदर हेल्प करता है, जो कि एग और स्पर्म को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और जो ये कहाँ पे मिलेगी आपको, 14 सेगमेंट के अंदर मिलेगी। और जो ये इनकी जो ये बॉडी होती है ये 3 रीजन के अंदर होती है। जो ये जो 14 सेगमेंट पे तो ये सिलिटियम आ गया, उससे जो पहली वाली जो सेगमेंट होगी उसको हम बोल देते हैं प्री सिलिटियम रीजन, और जो उसके नीचे वाला जो रीजन होगा उसको हम बोल देंगे पोस्ट सिलिटियम रीजन, ठीक है। ये 3 तरीके के इनके रीजन्स होते हैं। उसके बाद इसके पास क्या होंगे, 4 स्पर्मेथिकल अपर्चर्स होते हैं, जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, 5 to 9 सेगमेंट्स के पास 4 स्पर्मेथिकल अपर्चर्स होते हैं।
उसके बाद एक सिंगल फीमेल जेनेटिकल ओपनिंग प्रेजेंट होगी कहाँ पे, 14 सेगमेंट के बाद, 14 सेगमेंट की वेंट्रल साइड के अंदर, ठीक है। डोर्सल साइड के अंदर तो सिलिटियम प्रेजेंट होता है और वेंट्रल साइड के अंदर क्या होगा, फीमेल जेनेटिकल ओपनिंग। उसके बाद मेल जेनेटिकल पोर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, 18 सेगमेंट्स के अंदर। और जो इसकी बॉडी होती है अर्थवर्म की, वो क्या होती है, सेगमेंटेड होती है और उनके अंदर एच शेप सीटा प्रेजेंट होता है हर सेगमेंट में। कौन कौन सी, पहली, लास्ट और सिलिटियम, इन 3 सेगमेंट को छोड़कर हर सेगमेंट में एच शेप सीटा प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो ये सीटा होते हैं ये क्या करते हैं, लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। देखो ये वाली जो चीज़ थी ना, ये वाली जो चीज़, ये लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती है क्योंकि ये बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो इस क्योंकि आपने देखा होगा कि जो अर्थवर्म होता है ना वो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है सीटे की वजह से। सो इसके साथ हमने क्या देख लिया, इसकी मॉर्फोलॉजी देख ली सभी अर्थवर्म की। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं एनाटॉमी की बात करूंगी तो सबसे पहले क्या आएगा, उसकी बॉडी बॉल आएगी कि उसकी बॉडी बॉल कैसी होती है। तो वो कैसी होगी, नॉन सेलुलर क्यूटिकल्स होंगी जिसके पास 2 टाइप की मसल्स लेयर होंगी, सर्कुलर भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है। और जो इनर मोस्ट जो होगी वो क्या होगी, सिलोमिक एपिथेलियम होगी। जैसे कि डायग्राम की हेल्प से देखना, ये जो आउटर साइड है तो वो क्या होगी, क्यूटिकल्स होगी, उनके बीच में ये मसल्स ग्लैंड सेल्स होती हैं। अब वो जो लेयर होती है वो होती है क्यूटिकल। उसके बाद क्या है, बहुत सारी ग्लैंड सेल्स आएंगी। कौन कौन सी, म्यूकस ग्लैंड सेल्स हो सकती है, एल्ब्यूमन ग्लैंड सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स, फिर आएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद सर्कुलर मसल्स आएंगी, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आएंगी। उसके बाद सिलोमिक लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर्स आ जाएंगी जिसके पास बहुत सारी सीक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इन जितने भी जो ये 3 एनिमल्स करेंगे ना, इन तीनों की एनाटॉमी के अंदर ये देखेंगे, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर हम देखेंगे उनके सारे सिस्टम्स, जैसे एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करूँ तो एक जर्नल मैं आपको एक बताती हूँ एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है। सबसे पहले आएगा माउथ, उसके बाद आएगा फेरेंक्स, उसके बाद इसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, देन रेक्टम और एनस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं एक जर्नल एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर। हमें क्या देखना है, यहाँ पर हमें देखना है इनके अंदर स्पेसिफिक क्या है, मतलब कि कुछ ना कुछ आपको अलग स्पेसिफिक मिलेगा हर उसके अंदर, हर एनिमल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम स्पेसिफिक की बात करें तो देखो यहाँ पर है मस्कुलर गिजार्ड। मस्कुलर गिजार्ड ईसोफेगस के बाद यहाँ पर स्टमक की बजाय गिजार्ड आएगा, उसके बाद स्टमक आएगा, ठीक है। तो देखो अभी एक बात और याद रखना कि ये सेगमेंट्स होती है ना, आपको सारी सेगमेंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी सेगमेंट, मतलब जो मेन जो सेगमेंट्स होती है ना वो याद रखना, वो मोर देन इनफ होती है। जैसे कि सिलिटियम वाली याद रख लेना कि 14 सेगमेंट में सिलिटियम प्रेजेंट होता है, या फिर जो रिप्रोडक्टिव वाली याद रख लेना कि फीमेल जो जेनाइटल पोर कौन सी में होता है, मेल जेनाइटल पोर्स कौन सी में होता है। हर सेगमेंट्स के अंदर आप याद रखोगे तो वो कंफ्यूजिंग होगा, ठीक है। तो देखो एनिमल्स की बात, यहाँ पर हम एलिमेंट्री कैनाल्स की बात करते हैं। तो जो माउथ होता है वो सबसे पहले माउथ होगा टर्मिनल साइड के ऊपर, वो किस में लीड करेगा, बक्कल कैविटी में लीड करेगा, ठीक है। वहाँ पर वो के अंदर बाद क्या आएगी, मस्कुलर फेरेंक्स। उसके बाद मस्कुलर फेरेंक्स के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस आएगा। ईसोफेगस किस में आएगा, उसके बाद गिजार्ड के अंदर। जो गिजार्ड होते हैं यहाँ पर एक स्पेसिएशन होती है। गिजार्ड क्या करेगा कि कोई भी जो अर्थवर्म होता है वो सोयल भी लेता है और जो कुछ जो डिकेइंग लीव्स होती है ना उनको भी लेगा। तो उनको लेने के, वो जब उनको लेगा तो उनके ब्रेक डाउन में कौन हेल्प करता है, मस्कुलर गिजार्ड। मतलब गिजार्ड का यही काम है कि कोई भी अर्थवर्म जो फूड इनटेक कर रहा है, जो भी चीज़ें इनटेक कर रहा है, उनकी ग्रेडिंग है, उनको क्रश कर देगा, ठीक है, गिजार्ड। उसके बाद क्या आता है, स्टमक। अभी देखो अगर कोई भी एनिमल है जो अर्थवर्म है, वो अपने अंदर ह्यूमिक एसिड लेगा, मतलब सोयल लेगा, सोयल का इंटेक करेगा तो ह्यूमिक एसिड सोयल के अंदर मिलेगी। तो जो ह्यूमिक एसिड होगा वो अर्थवर्म को हार्म ना करे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक के अंदर कैल्सिफेरियस ग्लैंड्स होती हैं। जो कैल्सिफेरियस ग्लैंड्स होगी ये क्या करेगी, ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगी ताकि जो ह्यूमिक एसिड है वो अर्थवर्म को हार्म ना करे, ठीक है। उसके ये तो हो गया एक जर्नल, मतलब ये गिजार्ड के बारे में बता दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर कुछ स्पेशिएशन होती है वो क्या होती है, ट्रिफ्रोसोलर। एक होता है जो टाइफोसोलर ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, वो इसके अंदर एक स्पेशिएशन होता है।
देखो स्टमक के बाद क्या आएगा, प्री टाइफ्लोसोलर ऑर्गन आएगा, उसके बाद इंटेस्टिनियल केकई आएंगी, फिर लिम्फ्स ग्लैंड आएंगी, फिर जो मेन जो टिफ्लोसोल ऑर्गन होता है इंटेस्टाइन का वो आएगा, फिर इंटेस्टिनियल ल्यूमस, और अगर मैं इसका साइड कट करके देखूँ, यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, तो ये क्या होता है, ये होता है टिफ्लोसोल। जो थ्योरी पोर्शन है उसमें आप देखिए, जो इंटेस्टाइन्स होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 15 सेगमेंट से स्टार्ट होगी और कहाँ तक एंड, बिल्कुल जो लास्ट सेगमेंट होती है वहाँ तक एंड करेगी। उसके पास क्या होंगे, कुछ इंटेस्टिनियल कैकई होंगे, ठीक है, ये वाले जो पोर्शन दिखा रखे हैं ये वाले 26 सेगमेंट्स के अंदर। और इसके बाद जो इंटेस्टाइन के अंदर जो मेन एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो होता है टाइफोसोल्स। जो टाइफोसोल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये अब्जॉर्प्शन जो एरिया होता है इंटेस्टाइन के अंदर, अब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करता है ताकि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल्स जो फिर बाद में जो एक्सटेंड, बिल्कुल जो लास्ट जो ओपनिंग होगी वो क्या होगी, एनएस होगी। उसके बाद ये बता रखा है कि जो ऑर्गेनिक रिच जो सोयल कोई भी अर्थवॉर्म लेगा तो वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जाएगी, उसके बाद बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो उनके ऊपर एक्ट करेंगे और उस जो फूड को ब्रेक डाउन करके कुछ एब्जॉर्बेबल मटेरियल के अंदर उनको तोड़ देंगे। उसके बाद जो सब्सटेंस अब्जॉर्ब करने के लायक होगा वो इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेबल या फिर अनअब्जॉर्बेबल मटेरियल होगा, वो क्या करेगा, वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये एलिमेंट्री कैनाल समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करेंगे तो उसके अंदर कौन सी चीज़ आएंगी, ब्लड वेसल्स आएंगी, कैपिलरीज आएंगी और हार्ट आएगा, ये 3 चीज़ें आती हैं। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज होता है। अगर क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड होता है वो किसके अंदर फ्लो करेगा, वो ब्लड वेसल्स के अंदर और हार्ट के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। इसके पास क्या होंगी, ब्लड ग्लैंड्स होंगी, और जो ब्लड ग्लैंड्स होती है वो क्या करेंगी, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करेगी, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करेंगी, और हीमोग्लोबिन ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। जो ये ब्लड सेल्स होती हैं ये फैगोसिटिक नेचर की होती है। फैगोसिटिक नेचर का इन द सेंस क्या होता है कि अगर जो कुछ ब्लड सेल्स ऐसी होती हैं जो कि डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, या फिर डाई हो जाती हैं या फिर इन्फेक्टेड हो जाती हैं, तो उन ब्लड सेल्स को रिमूव करने के लिए सेल हेल्प करती हैं, उनको रिमूव कर देते ताकि जो नेबरिंग जो सेल्स होती हैं वो उनके अंदर भी इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। इसीलिए ब्लड सेल्स होती हैं जो कि फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म होता है उसके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, जो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो उनके बॉडी सरफेस के थ्रू ही होगा, ठीक है। इसमें एक डायग्राम दे रखा है जर्नल सा, वो देख लीजिए आप। ये देखिए जो डोर्सल साइड में डोर्सल वेसल्स मिलेंगी आपको, वेंट्रल साइड के अंदर वेंट्रल वेसल्स मिलेगी, लेटरल साइड्स में जो लेटरल हार्ट्स होते हैं, ठीक है, ईसोफेगस लेटरल ईसोफेगस हार्ट्स होते हैं, सब न्यूरल वेसल्स मिलेंगी आपको। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेसल्स होती है जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है और एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। इसके अंदर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इतना ही दे रखा है, कुछ ऐसे सच मॉडिफिकेशंस नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर तो होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम अर्थवॉर्म की बात कर रहे हैं। तो अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके के ऑर्गन्स होते हैं जो कि जो वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये किस तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, ये सेगमेंटेड अरेंज्ड कोयल ट्यूब्यूल्स होती हैं, मतलब कि कुछ ट्यूब्यूल्स होती है जो कि सेगमेंटली अरेंज होंगी, कोयल्ड होंगी, कुछ ट्यूब्यूल्स इस तरीके से कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये वाले ट्यूब्यूल्स ये क्या करेंगी, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको रिमूव आउट कर देंगी। इन जो ट्यूब्यूल्स होते हैं इनको हम बोल देते हैं नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया का मेन फंक्शन क्या होता है, ये क्या करती है हमारे जो बॉडी से कुछ फ्लूइड को जो इकट्ठा अपने अंदर लेंगी, उसके अंदर से जो अच्छा जो मटेरियल होता है उसको तो वो अब्जॉर्ब कर देंगी, पूरी बॉडी को दे देंगी, और जो वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको वो रिमूव आउट कर देंगी। अब रिमूव करने के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं। देखो 3 टाइप के यहाँ पर नेफ्रीडिया आपको दिखेंगे। एक होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, एक होता है इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, एक होता है फेरेंगियल नेफ्रीडिया। जो सेप्टल नेफ्रीडिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये देखिए यहाँ पर
जो इंटरसेगमेंटल सेप्टा है वहां पर उनके दोनों साइड में ये सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट होगा। ये कहाँ तक लाई करेगा, ये जो 15 जो सेगमेंट होती है वहां पर ओपन, वहां से स्टार्ट करके ये इंटेस्टाइन तक जाएगा, ठीक है। और इंटेस्टाइन में जाके ये अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है वहाँ उसको इंटेस्टाइन में डाल देगा, फिर इंटेस्टाइन के बाद वो रिमूव आउट हो जाएंगे बाहर, ठीक है। ये होता है सेप्टल नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया मतलब कि बिल्कुल बॉडी वॉल में, ठीक है। ये थर्ड सेगमेंट से स्टार्ट होंगे और जो इनका सिक्रेशन होगा बिल्कुल ओपन आउट कहाँ पर होंगे, ये बॉडी सरफेस में, इस तरीके से इनका सिक्रेशन होगा। उसके बाद आता है फेरेंगल नेफ्रिडिया। फेरेंगल नेफ्रिडिया कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फेरेंक्स साइड के अंदर प्रेजेंट होंगे। और ये कौन कौन सी सेगमेंट में होंगे, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट के अंदर। तो ये 3 टाइप के नेफ्रिडिया होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो है कि जो नेफ्रिडिया का मेन काम क्या होता है कि जो बॉडी फ्लूइड होता है उसकी वॉल्यूम और उसकी कंपोजिशन को रेगुलेट करके रखना। मतलब कि जो जितना हमारी बॉडी के, जो अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर जितना भी जो फ्लूइड होगा उसके अंदर कितनी वॉल्यूम है और उनकी कंपोजिशन, मतलब कि जो वेस्ट जो कंपोजिशन होती है उस फ्लूइड के अंदर, उन जो वेस्ट सब्सटेंस को वो बाहर कर देगा और जो अच्छे जो सब्सटेंस होंगे वो अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर रह जाएंगे, ठीक है। तो नेफ्रिडिया वर्क कैसे करता है कि इसके पास एक फनल टाइप का कुछ एक ट्यूब्यूल्स होते हैं, चैम्बर होता है, उसके अंदर वो सिलोमिक चैम्बर होता है, वहां पर वो क्या करेगा, फ्लूइड इकट्ठा करेगा और उस फ्लूइड के बाद जो वेस्ट सब्सटेंस होता है वो डिफरेंट जगह पे चला जाएगा। जैसे कि अगर सेप्टल नेफ्रिडिया है तो उसका जो वेस्ट सब्सटेंस है वो कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अगर इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया है तो उसका वेस्ट सब्सटेंस बॉडी सरफेस में चला जाएगा। और अगर फेरेंगियल नेफ्रिडिया है तो उसका जो है वो फेरेंगियल साइड पे चला जाएगा। तो डिफरेंट नेफ्रिडिया की डिफरेंट ओपनिंग होती है, एंड ओपनिंग होती है, ठीक है। ये होगा इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो मतलब कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, पूरी बॉडी, अर्थवॉर्म को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कंट्रोलिंग बॉडी क्या होती है, कौन सी ऐसी जो गैंग्लिया होती है, फिर वो कौन सी ऐसा ऑर्गन होता है जो कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम के पास क्या होंगे, बहुत सारे गैंग्लियास होंगे जो कहाँ पर सेगमेंट, मतलब कि जो वेंट्रल नर्व कोड होती है वहां पर बहुत सारे जो गैंग्लिया है वो वहां पर अटैच होंगे। एक डायग्राम दिखाती हूँ, वहां पर देख लेना आप। देखो इस डायग्राम में सबसे पहले क्या है, वेंट्रल नर्व कोड है, ठीक है। यहाँ पर सेगमेंटेड अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं ना, अलग अलग सेगमेंट, तो सेगमेंटल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्या है, सब फेरेंगल गैंग्लिया है यहाँ पर। और ये सब फेरेंगल गैंग्लिया जो यहाँ पर फेरेंक्स होता है, ये वाला पोर्शन ये फेरेंक्स है, इसको इनसर्कल करके क्या बना लेंगे, ये सेरिब्रल गैंग्लिया बना लेंगे। जो सेरिब्रल गैंग्लिया और जो ये सब फेरेंगल गैंग्लिया है ये किसके थ्रू अटैच होंगी, ये नर्व रिंग के थ्रू अटैच होंगी। जो ये सेरिब्रल गैंग्लिया है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये पूरी जो अर्थवॉर्म की पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्स जो अर्थवॉर्म शो कर, मतलब जितना भी रिस्पॉन्स किसी भी एक्शन के या फिर किसी भी रिएक्शन के जो अर्थवॉर्म निकालता है वो किसके थ्रू निकालता है, सेरिब्रल गैंग्लिया के थ्रू, ठीक है। मेन ये ऑर्गन होता है इसके अंदर। और ये जो इसमें दे रखा है यही चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। कि जो नर्व कोड होती है वो एंटीरियर रीजन में होगी, बाइफरकेट करेगी किसके अंदर, फेरेंक्स के अंदर, और ज्वाइन कर जाएगी किसमें, सेरिब्रल गैंग्लिया में, डोर्सल साइड के अंदर। और क्या बना लेंगे, एक नर्व रिंग बना लेंगी। और जो सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं और जो दूसरी नर्व्स भी होते हैं ये क्या करती है, सेंसरी इनपुट अपनी मतलब लेंगी और अपनी बॉडी के अंदर, और जो उस इनपुट के अगेंस्ट जो कमांड होगी वो शो करेंगी उस बॉडी के। इसके अंदर जो अर्थवॉर्म होता है इसके अंदर कोई स्पेसिफिक आई प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। ये लेकिन इसके पास कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होती हैं जो कि लाइट और टच को सेंस कर लेती हैं। और इसके पास कुछ ऐसे कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो टेस्ट रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि केमिकल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं। और जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं अर्थवॉर्म के अंदर, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एंटीरियर साइड के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अर्थवॉर्म की बात करेंगे तो अर्थवॉर्म क्या है, हर्मोफोडाइट होते हैं। हर्मोफोडाइट मतलब कि जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं वो एक ही अर्थवॉर्म के अंदर आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होंगे जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, 10th और 11th सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे।
जो ये टेस्टिस दो पेयर ऑफ टेस्टिस है, ये कहाँ पर जाएंगे, फिर वैसा डिफरेंशिया के अंदर जाएंगे। उसके बाद ये ज्वाइन कर देंगे किसको, प्रोस्टेटिक डक्ट्स को। उसके एडिशनली में इसके पास कुछ दो पेयर्स ऑफ जो एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है 17th और 19th सेगमेंट के पास। उसके बाद एक इनके पास क्या होता है, कॉमन प्रोस्टेट और स्पर्मेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है। जो ये कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट्स होती हैं, ये कहाँ पर ओपन करेंगी, बिल्कुल एक्सटीरियर साइड में कहाँ पे जाएंगी, ये मेल जेनाइटिकल पोर में जाएंगी, और उसके बाद वहाँ से ये एक्सटीरियर मतलब कि आउटसाइड में चली जाएंगी, अपने जो ये स्पर्म्स होते हैं इनको रिलीज कर देंगी। इसके पास 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेटिका होते हैं जो कि 6 to 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेंगे, ये रिसीव करेंगे और स्टोर करके रखेंगे स्पर्मेटोजोआ को कोपुलेशन के टाइम पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी मैं डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी तो वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे आपको। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से देखिए, देखो यहाँ पर 4 पेयर ऑफ स्पर्मेटिका ये प्रेजेंट होती है ना, ये वाले 4 पेयर्स होते हैं, और ये क्या करती है, स्पर्म को स्टोर करके रखती है, स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करके रखती है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले ये देखो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस सेक्स होती है ये वाली। ठीक है, उसके बाद ये सेमिनल वेसिकल्स होती हैं ये वाली चीज़ें। इसके बाद वैसा डिफरेंशिया आता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला वैसा डिफरेंशिया है। उसके बाद ये किस में ओपन होगा, ये ओपन होगा कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट्स के अंदर। उसके बाद जो कॉमन स्पर्मेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट्स होते हैं ये किस में चले जाएंगे, मेल जेनाइटिकल ओपनिंग। जो ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पर, ये क्या है, मेल जेनाइटिकल ओपनिंग है, और इसके थ्रू ये बाहर एक्सक्रेट आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो इनके पास क्या होगा, 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होंगी, कहाँ पर, जो कि अटैच होंगी किसमें, इंटर सेगमेंटल सेप्टम के थ्रू, और कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, 12th और 13th सेगमेंट में प्रेजेंट होंगी। यहाँ पर क्या होंगी, ओवेरियन फनल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, कहाँ पर, ओवरीज के नीचे। पहले तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ओवरीज प्रेजेंट होंगी, उसके बाद क्या होंगे, ओवेरियन फनल्स आएंगी। जो ओवेरियन फनल्स के बाद क्या आएंगी, ओविडक्ट को ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है, और उसके बाद फीमेल जेनेटिकल ओपनिंग आएगी, फीमेल जेनेटिकल पोर आएगी। तो ये इस तरीके से अरेंज होती है। इस डायग्राम्स में भी आप देखिए, देखो सबसे पहले ये यहाँ पर आपको ओवरी दिख रही है, उसके बाद ओवरीज ओवेरियन फनल्स आपको दिख रहे हैं, उसके बाद ओविडक्ट है, और ओविडक्ट के बाद जो फीमेल जेनेटिकल ओपनिंग होती है, पोर होता है, उसके थ्रू फिर वो एक्सक्रेट आउट होंगे। यहाँ पर जो होता है इन अर्थवोम्स के अंदर, इनके अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, मतलब कि एक जो अर्थवोम होगा उसके बाद जो दूसरा जो अर्थवोम होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब कि अगर एक अर्थवोम का ये एंटीरियर साइड है तो दूसरे अर्थवोम का ये पोस्टीरियर साइड होगा। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर जो गैमेट का एक्सचेंज होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इनके अंदर जो स्पर्म्स का जो स्पर्मेटोफोर के इनके थ्रू एक्सचेंज होगा, इनके गोनेड्स का। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट में कि जो मैच्योर एग और मैच्योर स्पर्म सेल्स होती हैं ये कहाँ पे डिपॉजिट होंगी, ये कुकून के अंदर डिपॉजिट होंगी, जो कि किसके थ्रू प्रोड्यूस किया गया है, सिलिटियम के अंदर कुछ ग्लैंड सेल्स होती है जिसके थ्रू कुकून की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद जो कुकून के अंदर क्या होगा, स्पर्म सेल्स और एग सेल्स ये डिपॉजिट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ये दोनों किसके अंदर होंगे, कुकून के अंदर ही होंगे। ठीक है, कि जब ओवा जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज कर जाएंगे स्पर्म में कुकून के अंदर ही, उसके बाद जो ये कुकून है ये इस अर्थवोम से, जैसे ये अर्थवोम है यहाँ पर जो 14 सेगमेंट है यहाँ पर कुकून प्रेजेंट है, जब एग और स्पर्म का वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये कुकून यहाँ से पिंच ऑफ होके अर्थ के जो सोयल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और सोयल के अंदर जो ये कुकून है ये क्या करेगा, सोयल के अंदर ही जो अर्थवोम के एम्ब्रियो को होल्ड करके रखेगा। ठीक है, और वहीं पर कुकून के अंदर ही जो डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। उसके बाद जो न्यू अर्थवोम होगा वो सोयल के अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जो 3 वीक्स के बाद जो हर जो कुकून होता है वो क्या करेगा, 2 to 20 बेबीज ऑफ वॉर्म्स की प्रोडक्शन करता है। ठीक है, और इसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है अर्थवॉर्म के अंदर वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या क्या मतलब होता है कि मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती इसके अंदर। जो बेबी अर्थवॉर्म होगा और जो मैच्योर अर्थवॉर्म होगा वो एक जैसे ही होंगे, कोई भी उनके अंदर एज सच डिफरेंस नहीं होगा। आप उसके स्ट्रक्चर को देख के डिफरेंस नहीं कर सकते हो। सो ये हो गया इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो लास्ट है वो कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है अर्थवॉर्म की, वो देख लेते हैं कि जैसे कि
जो अर्थवर्म को हम क्या बोल देते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर्स बोलते हैं। फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कैसे बोलेंगे कि अर्थवर्म क्या करते हैं, सोयल के अंदर ऐसे ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। सोयल के अंदर अंदर ऐसे चलेंगे तो ये सोयल को क्या बना देंगे, पोरस बना देंगे। पोरस होगी और पोरस सोयल होगी तो उसके अंदर रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा, और जो रूट्स होती है, प्लांट्स की रूट्स होती है, उनके अंदर पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो सोयल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और अगर अर्थवर्म के थ्रू सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। और ये जो फिशिंग को बेट करने के लिए, मतलब फिशिंग को पकड़ने के लिए भी हम अर्थवर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए अगर कोई आप मतलब ये जर्नल भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कौन से हम ऑर्गेनिजम्स को, कौन से एनिमल्स को बोलते हैं हम, ठीक है, तो वो आ जाएगा अर्थवर्म। तो सो इसी के साथ अपना जो ये अर्थवर्म पहला जो एनिमल है ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे अपना सेकेंड एनिमल्स, वो क्या है, कॉकरोच, ठीक है। तो अब हम करेंगे कॉकरोच को। कॉकरोच जो जिससे सभी डरते हैं ना, वही। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉकरोच क्या होता है, किस कलर का होता है। जर्नली हम जो कॉकरोच देखते हैं वो कैसा देखते हैं, ब्राउन कलर का, ब्राउन या फिर ब्लैक कलर का हम कॉकरोच देखते हैं, ठीक है। ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर, ठीक है। ये हम दूसरे जो कुछ अलग ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं वहाँ पर ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन इन कलर के कॉकरोच भी दिख जाते हैं, लेकिन हम जो जर्नली देखते हैं वो कैसे होते हैं, वो ब्राउनिश कलर के ही होते हैं, ठीक है। जो इनका साइज होता है वो वेरी करता है, 1/4 इंच से लेकर 3 इंच तक इनका साइज होता है। इनके पास क्या होते हैं, एंटीना होती है, लॉन्ग एंटीना। ये एंटीना क्या होती है, सेंसरी नेचर की होती है, ठीक है। लेग्स होंगी इनके पास, देखो डिफरेंट डिफरेंट लेग्स होगी, ठीक है। और ये क्या होते हैं, नोक्टोरल ओमनिवर्स होते हैं, मतलब कि ये रात को जगते हैं, ठीक है। जब हम सो जाते हैं तब कॉकरोच आते हैं। वो ऐड नहीं सुनी आपने कि रात को आपकी पीठ के पीछे आएंगे और आपको ढेर सारी बीमारियां करके जाएंगे, तो वो यही करते हैं, ठीक है। नोक्टोरल होते हैं, मतलब कि नाइट एक्टिव होती है ये क्या करते हैं, ह्यूमंस के घरों के अंदर भी रहते हैं, होम रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस होते हैं ह्यूमन होम्स की। और उसके बाद ये सीरियस पेस्ट होते हैं, क्योंकि डिजीज फैलाते हैं, क्योंकि अगर कोई डिजीज पर्सन है, ठीक है, वो उसका कोई भी वेस्ट मटेरियल है, उसके पास उसकी वेस्ट मटेरियल के अंदर उसके डिजीज के कुछ वो होंगे, उसके पास कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी उसके डिजीज कंडीशन जो उसके वेस्ट मटेरियल उसके पास होंगे, तो ये कॉकरोच सबसे पहले तो उसके पास उसके वेस्ट मटेरियल के पास आएंगे। और उसके बाद ये आके आपके जो फूड होता है या फिर कुछ भी फ्रूट्स होते हैं उनके पास अगर यहाँ पे बैठ जाएंगे, तो जो वेक्टर्स होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आपके फूड्स या फिर आपके खाने के ऊपर भी आ जाएंगे, तो उसके थ्रू आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं ना काला हिट, जो कि कॉकरोच को मार गिराए, ठीक है। सो इसीलिए हम इनको बोल देते हैं वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, मतलब कि एक तरीके से ये वेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कितने खतरनाक होते हैं, दिखने में तो स्वीट होते हैं, लेकिन दिखने में स्वीट कहाँ होते हैं, कैसे से तो दिख रही है ये देखो। बट कोई नहीं, हमें इनको पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अंदर है ये, इसीलिए हमें इनको पढ़ना है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये तो हमने जर्नल देख लिया। अब हम बात करेंगे इनके मॉर्फोलॉजी की, कि दिखते कैसे। देखना ये जो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको पढ़ने के अंदर आपको मतलब इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि हम इनको देख चुके हैं, हम इनको देखते भी हैं जर्नली, ठीक है। तो कई बार जैसे आप मॉर्फोलॉजी पढ़ो ना उनकी, तो आप कोई भी कॉकरोच ले लेना, कोई मरा हुआ कॉकरोच, ठीक है। उसके बाद आप उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ना, ऐसे उनको कंपेयर करते चलना, आपको सारी चीज़ें देखना, इतने दिमाग के अंदर इतनी फिट हो जाएंगी ना आपको चीज़ें, वो कभी नहीं बोल पाओगे वो चीज़ें, ठीक है। तो ये करने की कोशिश करना, अगर मिल जाए तो कॉकरोच, ना मिले तो अपना फिर पिक्चर से काम चला लेना, पिक्चर के थ्रू आप समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी जो कॉकरोच का जो स्पेसिफिक जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पेरीप्लेंटा अमेरिका, ठीक है। ये कितना लॉन्ग होता, 34 to 53 mm लॉन्ग होता है ये, ठीक है। और जो इसकी बॉडी होती है कॉकरोच की, उसके पास 3 सेगमेंट्स होते हैं, कौन कौन सी, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। इसकी जो आउटर जो कवरिंग होगी कॉकरोच की, वो हार्ड चिटेनियस नेचर की होती है, ठीक है। और जो एक्सोस्केलेटन होता है वो उसके पास वो हार्डन प्लेट्स होती है उसके, जिसको हम बोल देते हैं
स्क्लेराइड्स। अगर डोर्सली वो होता है उसको हम बोलते हैं टर्गाइड्स, और वेंट्रली साइड में स्टर्नाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होगी, वो किसके थ्रू ज्वाइन होगी, वो आर्टिकुलर मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर आर्थोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू। इन दोनों के थ्रू जो ये टर्गाइड्स होते हैं, स्टर्नाइड्स होती है, एक दूसरे के थ्रू ज्वाइन होंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड की, फिर थोरैक्स की, फिर एब्डोमेन की, ठीक है। तो जो हेड होता है इनका वो कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा। ये देखिए इनका जो हेड है वो इस तरीके का है ना, ट्रायंगुलर हेड है इनका, ट्रायंगुलर होगा और एंटीरियर साइड के अंदर होगा, और लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस के बिल्कुल एंटीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट होगा इनका। और जो हेड होता है उसके पास 6 सेगमेंट के फ्यूजन से इनका हेड बनता है। इसी वजह से जो हेड होता है उसके पास मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब सेगमेंट ज़्यादा होंगी तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। वो हर डायरेक्शन के अंदर, उनकी जो नेक होती है कॉकरोच की, वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाती है। और जो हेड के पास ही क्या होंगे, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होंगी। ये देखिए इसके अंदर आप देखिए, ये देखो 2 अलग अलग तरीके से कप दिख रही है ना, ये इनकी क्या है, कंपाउंड आइज है। और जो इसके पास क्या होंगे, एंटीना प्रेजेंट होंगे। एंटीना क्या होते हैं, सेंसरी नेचर के होते हैं, जो कि इन्वायरमेंट, मतलब उनको किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, फूड किस तरफ है, कुछ इनका जो मेन जो टारगेटिंग इनका जो होता है ना, फूड या फिर कुछ कोई और दूसरा ऑर्गेनिजम्स, तो उसकी तरफ जाने के लिए जो एंटीना होते हैं ना, वो इनके लिए एक सेंसरी रिसेप्टर का काम करती है, और उसकी वजह से ये एक जगह से मतलब मूव कर पाते हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। फिर जो एंटीरियर साइड के अंदर उसके पास कुछ क्या होंगी, अपेंडेजेस होंगी, मतलब कि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट माउथ जो पार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के माउथ पार्ट्स होंगे, जो कि इसके अंदर बीटिंग और चीविंग के अंदर हेल्प करते हैं। जो माउथ पार्ट हो वो कौन कौन से होंगे, लेब्रम होगा, अपर लिप्स को हम बोल देते हैं लेब्रम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होंगे, एक पेयर ऑफ मैंडिबल्स होगा, एक पेयर ऑफ मैक्सिला होगा। मैंडिबल और मैक्सिला क्या होते हैं, ये होते हैं जो अपनी, ठीक है, अपर जो और लोअर जो। उसके बाद क्या होगा, एक लेबियम होगा। लेबियम क्या होता है, लोअर लिप्स होते हैं। उसके बाद क्या होंगे, इसके पास एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब्स होगी, जो टंग होती है, जिसको हम बोल देते हैं हाइपोफेरेंक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि बीटिंग और चीविंग के अंदर हेल्प करते हैं। इन सभी माउथ पार्ट्स को आप डायग्राम में देखोगे तो समझ में आएंगे अच्छे से। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एंटीना है। ये क्या है, कंपाउंड आइज है। ये क्या है, मैंडिबल है, लेब्रम है, मैक्सिला, लेबियम, ठीक है। ये अलग अलग दिखा रखा है, मैंडिबल दिखा रखा है, हाइपोफेरेंक्स मतलब टंग है, मैंडिबल है, लेब्रम है, मैक्सिला, लेबियम, ये वाला मैक्सिला। ये सारे के सारे अलग अलग जो माउथ पार्ट्स होते हैं ना, इनके अलग अलग दिखा रखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोरैक्स को, ठीक है। हेड हमने कर लिया, अब हम बात करते हैं थोरैक्स की। थोरैक्स के पास भी 3 अलग अलग रीजन्स होते हैं। कौन कौन से, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है। सो जो हेड होता है वो कनेक्ट होगा थोरैक्स के थ्रू, जो हेड थोरैक्स के साथ कनेक्ट होगा किसके थ्रू, नेक के थ्रू, ठीक है। नेक कैसे बनती है, जो प्रोथोरैक्स होता है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा और उससे नेक बन जाएगी, जिसके थ्रू जो हेड होता है वो थोरैक्स के साथ कनेक्ट होगा। जो थोरिक सेगमेंट्स होते हैं इसके पास, जो थोरैक्स की जो सेगमेंट्स होती हैं इसके पास क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होगी, ठीक है। ये पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स प्रेजेंट होती है। ये इस डायग्राम्स में देखना आप, ये वाला हेड पोर्शन है, उसके बाद क्या है, ये प्रोनोटम होता है, उसके बाद मीजोथोरैक्स, फिर प्रोथोरिक ग्लैंड्स लेग्स होते हैं, फिर मेटाथोरैक्स आता है, फिर मीजोथोरिक लेग्स आएंगी, ये फिर मेटाथोरिक लेग आएगी, ठीक है। तो देखो अलग जो थोरैक्स का होता है ना पार्ट होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, इन तीनों के अंदर लेग्स प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है। इन तीनों के अंदर जो पहली जो विंग्स होती है वो कहाँ से अराइज होंगी, वो अराइज होंगी मीजोथोरैक्स में, ठीक है। इस वाले जो पहली जो विंग्स होगी वो कहाँ पे अराइज होगी, मीजोथोरैक्स में। और जो सेकंड जो पेयर होगा विंग्स का वो कहाँ से अराइज होगा, वो अराइज होगा मेटाथोरैक्स के अंदर। जो 4 विंग्स जो होती हैं, 4 विंग्स जिसको हम बोल देते हैं मीजोथोरिक्स, ठीक है। जो पहली जो पेयर हमने बोली ना वो होती है 4 विंग्स, और जो सेकंड पेयर होती है वो होती है हिंड विंग्स, ठीक है। जो फर्स्ट पेयर्स ऑफ विंग होगी
वो होंगी फोरविंग्स, और वो कहाँ पर होंगी, मीजोथोरेक्स के अंदर होंगी, तो उसको हम बोल देंगे मीजोथोरेक्स। इसको हम बोल देते हैं टेगमिना भी हम बोल देंगे। तो ये कैसी होंगी, ये बिल्कुल डार्क कलर की होंगी, लेदरी टाइप की होंगी, ठीक है, लेदर की तरह की होंगी। और जब ये रेस्ट कंडीशन पे होंगी तो ये क्या करेंगे, हिंड विंग को कवर करके रखेंगे, ये फोर विंग्स। और जो हिंड विंग होती है जो कि मेटाथोरेक्स के अंदर फॉर्म्स होती है, वहाँ पर निकलती है ये, तो ये ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। और फ्लाइट के टाइम पे जो हिंड विंग होती है इनका यूज होता है मेनली, ठीक है। सो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि थोरैक्स के पास 3 रीजन होते हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। जो फोरविंग होती है वो मीजोथोरैक्स से निकलेंगी, जो हिंडविंग होती है वो मेटाथोरैक्स से निकलेंगी। जो फोरविंग होती है उसको हम बोलते हैं टेगमिना बोल देंगे, जो कि रेस्ट कंडीशन के अंदर हिंडविंग को कवर करके रखेंगे, ठीक है। और जो डार्क और लेदरी कलर्स, लेदरी टाइप की होती है, डार्क कलर्स की होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एब्डोमेन्स की। जो एब्डोमेन होता है वो 10 सेगमेंट्स होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। इसके अंदर देखो आप, ये जो एब्डोमेन आपको दिख रहा है ना, ये वाली, ये 10 सेगमेंट्स होती है दोनों के अंदर, ठीक है। और जो लास्ट वाली जो 10 सेगमेंट्स, जो 10th जो सेगमेंट्स होती है वो दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर लास्ट वाली जो सेगमेंट्स होती है उन सेगमेंट्स में क्या मिलेगा आपको, एनाल कैरिकराई, ठीक है। ये लास्ट सेगमेंट के अंदर एनाल कैरिकराई आपको मिलेगा दोनों सेक्स के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। फीमेल की अगर मैं बात करती हूँ तो जो 7th होती है, 7th सेगमेंट्स होती है, उसके जो 7th स्टर्नम होती है वो क्या होगी, बोट शेप की होगी। और वो 8th और 9th स्टर्ना के साथ क्या मिलके क्या बना लेगी, एक ब्रूड या फिर जेनेटिकल पाउच बना लेगी, ठीक है। उस जेनेटिकल पाउच के पास क्या क्या मिलेगा आपको, फीमेल गोनोपोर मिलेगा, स्पर्मेथिकल पोर मिलेगा और कोलेटरल ग्लैंड्स मिलेगी। ये होता है फीमेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर 7th स्टर्नम के अंदर इस तरह की कंडीशंस होती हैं। और मेल के अंदर क्या होगा, मेल के पास जो 9th स्टर्नम होता है, ठीक है, 9th सेगमेंट्स के अंदर उनके पास जेनेटिकल पाउच होता है, जिसके पास क्या होगा, डोर्सल एनस होगा, वेंट्रल मेल जेनेटिकल पोर होगा और एनोगोनोफाइसिस होगी, ठीक है। ये सब प्रेजेंट होंगे। जो मेल के पास कुछ एक शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है, जो कि फीमेल के अंदर एब्सेंट होगी। तो ये हो गया इनका एब्डोमेन रीजन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एनाटोमी की। मतलब अभी तक हमने इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करी कि किस तरीके का होता है। इसके पास 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड के अंदर कौन कौन से माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके की आइज होती है। उसके बाद हमने थोरैक्स के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद हमने एब्डोमेन के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे इसकी एनाटोमी की। एनाटोमी के अंदर क्या आता है, वही वो सारी चीज़ें, वो सारे के सारे सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल्स और सारे जैसे ब्लड वेस्कुलर, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, वो सारे के सारे सिस्टम देखेंगे। लेकिन मेन चीज़ क्या याद रखनी है आपको, इनके अंदर स्पेशिएशन क्या होती है, ठीक है। वो चीज़ें आपको मेन याद रखनी है कि किसके पास कौन सी स्पेशिएशन होती है, ठीक है। करेंगे एलिमेंट्री कैनाल्स की। एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर 3 रीजन्स मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। कौन कौन से, एक मिलेगा फोरगट, मिडगट और हिंडगट, ये 3 रीजन मिलेंगे। फिर जो सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। सबसे पहले अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो माउथ आएगा। माउथ किस में लीड करेगा, माउथ लीड करेगा फेरेंक्स के अंदर। उसके बाद वो किस में जाएंगे, ईसोफेगस के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो ईसोफेगस के बाद वो किसके अंदर जाएंगे, एक और रीजन आएगा अलग से, ठीक है, वो है क्रोप। जो क्रोप का क्या मेन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये करता है फूड की स्टोरेज, फूड को स्टोर करके रखेगा ईसोफेगस के बाद। उसके बाद ये किस में जाएगा, गिजार्ड के अंदर। गिजार्ड का फिर वही मेन फंक्शन होता है कि ये जो फूड पार्टिकल्स होता है उसकी ग्राइंडिंग के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। और जो फोरगट होती है वो पूरी की पूरी जो फोरगट होती है वो क्यूटिकल से लाइन होगी, ठीक है। जैसे कि ये फोरगट है, इसके साइड बाय साइड क्या होगी, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, ठीक है, जो कि इस फोरगट को प्रोटेक्ट करने के अंदर हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या आता है, देखो डायग्राम्स की हेल्प से आप देखते चलना। सबसे पहले माउथ था, फिर फेरेंक्स था, फिर ईसोफेगस, देन क्रोप, देन गिजार्ड, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कुछ 6 से 8 हिपेटेटिक गैस्ट्रिक के कई प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखो, जो ये वाली जो चीज़ें है ना, ये वाली चीज़ें, इसको हम बोल देते हैं हिपैटिक के कई, ठीक है। हिपैटिक के कई प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, ये फोरगट और मिडगट के जंक्शन के ऊपर। यहाँ तक फोरगट था, गिजार्ड तक तो फोरगट था,
उसके बाद मिडगट स्टार्ट होगा। तो फोरगट और मिडगट के बीच में ये हिपैटिक जो केकाई होती है ये प्रेजेंट होती है। ये कुछ ऐसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो फोरगट और मिडगट के बीच में था। उसके बाद जो मिडगट और हिंडगट के जंक्शन के ऊपर भी 10 से 100 to 150 तक की कुछ मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं इनका क्या मेन फंक्शन होता है, ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होती है, मतलब कि जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है उनको रिमूव करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, एक्सक्रेशन के अंदर इनका रोल होता है। ये क्या करेंगे, ये जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको अब्जॉर्ब करके और उनको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगी, यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देंगी। और जो यूरिक एसिड होता है वो हिंडगट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम जो कॉकरोच होते हैं उनका जो एक्सक्रेशन होता है वो किस नेचर का होता है, वो यूरिक एसिड नेचर का होता है। इसीलिए हम इनको बोल देते हैं यूरिकोटैलिक बोल देते हैं इन इंसेक्ट्स को। ठीक है, उसके बाद जो हिंडगट होती है वो थोड़ी सी ब्रॉडर होती है। इस डायग्राम में देखो देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये वाली क्या है, ये है मिडगट। उसके बाद जो हिंडगट होती है ये वाली, ये थोड़ी सी आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, थोड़ी सी ब्रॉडर है। ठीक है, इसके पास क्या क्या रीजन्स है, इसके पास इलियम है, कोलोन है और रेक्टम है, ये 3 रीजन है। ठीक है, फिर रेक्टम किसके वो चला जाएगा बिल्कुल लास्ट में, एनस में। तो ये था इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर नेफ्रेडिया की बजाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो हमने पीछे अर्थवॉर्म देखा था उसमें क्या था, नेफ्रीडिया थे एक्सक्रेटरी सिस्टम में, जो कि जो वेस्ट मटेरियल थे उनको रिमूव करवा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स है। अब हम देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, कॉकरोच के अंदर ओपन टाइप है। ओपन टाइप है मतलब कि जो ब्लड होता है वो किसके अंदर, ओपनली जो साइनस होता है उनके अंदर फ्लो करेगा। ये ब्लड वेसल्स नहीं मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर पुअरली डेवलप होती है। और किसके जो ब्लड होता है वो किस में ओपन होता है, बिल्कुल स्पेस के अंदर, जिसको हम बोल देते हैं हीमोसिल्स। यहाँ पर जो विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उस हीमोसिल्स के अंदर, और वो ब्लड के में बात करते हैं। जो हीमोलिम्फ होती है वो कौन, उसके अंदर मतलब क्या क्या कंपोजिशन क्या होती है, वो उसके अंदर प्लाज्मा मिलेगा और हीमोसाइट्स मिलेगा। ठीक है, जो हार्ट होता है कॉकरोच का वो कैसा होगा, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब्यूल्स मिलेगी आपको, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल जो डोर्सल लाइन होती है ना वहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होगा, उसके साइड में क्या होंगे, ओस्टिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरीके से ओस्टिया प्रेजेंट होंगी। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके से हार्ट है, ये चैम्बर्स हैं अलग अलग हार्ट्स के। एक मिनट रुकिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये वाले हार्ट्स हैं, अलग अलग चैम्बर्स हैं हार्ट के। ठीक है, उसके साइड में क्या होंगे, ओस्टिया, ये वाली ओस्टिया है। ठीक है, ओस्टिया प्रेजेंट होती है। तो जो ब्लड होता है वो साइनस से किस में आएगा, ओस्टिया में आएगा। ओस्टिया के बाद वो किस में चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, और हार्ट में वापस किस में चला जाएगा, साइनस में चला जाएगा। तो ये इनका रूट होता है हार्ट। इसके अंदर ये याद रखना कि ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो मतलब कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं करेगा। इसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है, जैसे आर्टरीज हो गई या फिर वेंट्रिकल्स हो गई, इस तरीके की कोई भी ब्लड वेसल्स यहाँ पर नहीं होती है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आएगा, ट्रैकिया आएंगे। ठीक है, इसके पास बहुत सारे नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसके थ्रू, इसके पास नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन होंगे किसके थ्रू, स्पायरेकल्स के थ्रू। ठीक है, 10 पेयर ऑफ स्पायरेकल्स, कुछ मतलब होल टाइप की जो स्पायरेकल्स होते हैं ये होल टाइप के होते हैं, और इनके थ्रू ट्रैकिया की ओपनिंग होगी। इनके पास क्या होगी, बहुत सारी थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स, जो कि क्या करते हैं, जो ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स होती हैं ये आउटसाइड मतलब बाहर इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेगी, और उसके बाद पूरी बॉडी, जो कॉकरोच की जो फुल बॉडी होती है पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। ये जो स्पायरेकल्स की जो ओपनिंग होती है वो किससे, स्पिंचर से रेगुलेटेड होती है। मतलब कि ये एक ट्रैकिया है। ठीक है, ये ट्रैकिया जैसे इसकी जो ओपनिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, स्पायरेकल से होती है। फिर स्पायरेकल की ओपनिंग भी एक स्पिंचर लगा मिलेगा। ठीक है, उस स्पिंचर के थ्रू स्पायरेकल की ओपनिंग भी रेगुलेटेड होगी। और उसके बाद जो ट्रैकिया होता है, जैसे देखिए ये है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया किस में लीड करेगा, इसके पास क्या होती है, बहुत सारी ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स फिर लास्ट में किस में लीड करेंगी, ये इस तरीके से ट्रैकियोल्स के अंदर लीड करेंगी।
फिर जो ट्रैक्यूल्स होता है इसके अंदर मेन जो ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है, जैसे बॉडी के अंदर से तो वो CO2 ले लेंगे और जो ऑक्सीजन बाहर से जो प्योर ऑक्सीजन आई है वो फुल बॉडी के अंदर दे देंगे। ये क्या है, ये ट्रैक्यूल्स है। वो ट्रैक्यूल्स वापस जो फिर जो CO2 है, ठीक है, उस CO2 वापस से इन ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स के होते हुए स्पायरेकल से वो बाहर चली जाएगी, ठीक। और स्पायरेकल को कौन रेगुलेट करता है, स्पायरेकल को रेगुलेट करता है स्पिंचर, ठीक है। ये यहाँ पर अलग अलग दिखा रखे इस डायग्राम्स के अंदर कि कौन सी स्पायरेकल्स, जैसे अलग अलग वो स्पायरेकल्स होती है ना, एब्डोमेन की अलग स्पायरेकल्स होगी, थोरेक्स की अलग स्पायरेकल्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्पायरेकल्स दिखा रखी है इस डायग्राम में। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होगा, मतलब कि फ्यूज टाइप का होगा। इसके पास जो गैंग्लिया होंगी वो सेगमेंटली अरेंज्ड होंगी, गैंग्लिया किस साइड में, वेंट्रल साइड में। इसके पास जो थोरेक्स होता है उसमें तो 3 गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे और जो एब्डोमेन होता है वहाँ पर 6 गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। जो नर्वस सिस्टम होता है कॉकरोच का वो मतलब पूरी थ्रू आउट द बॉडी होगा, लेकिन जो हेड रीजन होता है वहाँ पर तो वो थोड़ा बहुत ही नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन जो रेस्ट वाला जो रीजन हो गया, ठीक है, जो थोरेक्स और एब्डोमेन वाला रीजन हो गया, वहाँ पर मोस्टली जो पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसीलिए अगर आप कॉकरोच को देखते हो तो अगर उसका हेड कट जाता है, ठीक है, फिर भी वो एक हफ्ते तक वो सर्वाइव करता है, मतलब वो जिंदा रहता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम मतलब उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, थोरेक्स और एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। और हेड रीजन के पास क्या होते हैं, कुछ सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया होते हैं जो कि मतलब किसको कंट्रोल करके रखते हैं, एंटीना और कंपाउंड आइज को, इनको कंट्रोल करके रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉकरोच के पास कौन कौन से होते हैं, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। उनके पास क्या क्या होते हैं, एंटीना होते हैं, आई होती है, मैक्सिलरी फ्लैप्स होते हैं, लेबियल फ्लैप्स होते हैं, एनाल करकेराई, ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। जो कंपाउंड जो आई होती है कॉकरोच की, उसके पास क्या होंगे, एक आई के पास, कंपाउंड 2 आई होते हैं ना, एक आई के पास 2000 तक के ओमटीडिया होते हैं, ठीक है जी। ओमटीडिया क्या होते हैं, ये इनका मेन फंक्शन होता है कि मतलब कि बहुत जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग इमेज बना देना, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाने का काम ओमटीडिया का ही होता है, ठीक है। इसीलिए इस तरीके के विजन को हम बोलते हैं मोजाइक विजन। और ये नॉक्टोरल एलिमेंट जो एनिमल्स होते हैं तो इनका जो विजन होगा वो भी किस तरीके का होगा, नाइट के अंदर इनका विजन ज़्यादा हमें दिखाई देगा। इस डायग्राम में देखना, देखो अलग अलग नर्व्स होती है, एक होता है ऑप्टिक नर्व्स होंगी, एंटीनरी नर्व्स होंगी, उसके बाद फेरेंक्स के अंदर फेरेंगियल गैंग्लिया होंगे, प्रोथोरिक गैंग्लिया, मीजोथोरिक गैंग्लिया होंगे, मेटाथोरिक्स, फिर एब्डोमेन के अंदर गैंग्लिया मिल जाएंगे ये, और लास्ट में जो 6th एब्डोमेन होगा उसके अंदर भी गैंग्लिया होंगे। तो इसके अंदर जो मोस्टली जो गैंग्लिया होते हैं वो थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन के अंदर होते हैं। हेड रीजन के अंदर कुछ ही गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक तरीके सुप्रा इसोफेगस गैंग्लिया, यही प्रेजेंट होते हैं हेड रीजन के अंदर। अब हम करते हैं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, कॉकरोच कैसे होता है, डाइसियस नेचर के होते हैं। डाइसियस मतलब कि मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगी, ये नहीं कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, अलग अलग प्रेजेंट होंगे, ठीक है। पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके अंदर क्या होता है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, कहाँ पर, जो एब्डोमेन जो सेगमेंट होती हैं वहाँ पर 4th to 6th एब्डोमेन सेगमेंट मिलेगी, उसके अंदर एक पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो टेस्टिस है वो किसके अंदर लीड करेंगे, वो लीड करेंगे वैसा डिफरेंशिया के अंदर। उसके बाद वो सेमिनल वेसल्स में जाएंगे और सेमिनल वेसल्स के होते हुए वो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है वो कहाँ पर ओपन होगी, मेल गोनोफोर के अंदर ओपन होगी, जो कि साइड में वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो मेल एक्सटर्नल जो जेनिटेलिया होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं, वो रिप्रेजेंट होते हैं फेलोमियर से, या फिर मेल गोनोफाइसिस से, या फिर फेलोमियर से, इनसे रिप्रेजेंट होते हैं। जो स्पर्म होता है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो सेमिनल वेसल्स के अंदर स्टोर होगा, वो एक दूसरे के साथ मतलब चिपके हुए होंगे स्पर्म्स, ठीक है, ग्लूड होंगे, और वो एक बंडल बना लेंगे, जिस बंडल को हम बोल देते हैं स्पर्मेटोफोर, जो कि कोपुलेशन के टाइम पे डिस्चार्ज होंगे स्पर्मेटोफोर। ये डायग्राम की हेल्प से देखना आप, देखो सबसे पहले आता है टेस्टिस आता है, ठीक है, ये वाला रीजन टेस्टिस है। उसके बाद क्या आएगा, वैसा डिफरेंशिया आएगा।
वैसा डिफरेंशिया के बाद ये किस में लीड करेंगे, सेमिनल वेसल्स के अंदर लीड करेंगे। सेमिनल वेसल्स के बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जाएंगे। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये किस में चले जाएंगे, ये फेलोमियर्स के अंदर चले जाएंगे, जो कि मेल जेनेटिकल ओपनिंग होती है ना आउटसाइड के अंदर, वो फेलोमियर। जो फेलोमियर वो अलग अलग तरह के होते हैं, राइट फेलोमियर भी है, लेफ्ट फेलोमियर भी है, वेंट्रल फेलोमियर भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या होंगे, 2 लार्ज ओवरीज प्रेजेंट होंगी, जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, एब्डोमल सेगमेंट्स के 2 से 6 सेगमेंट्स जो प्रेजेंट होती है वहाँ पर ओवरीज प्रेजेंट होंगी। जो ओवरीज होती है वो, हर जो ओवरी होती है उसके पास क्या होती है, ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होती है, फिर ओवेरियोल्स बोल देते हैं हम उसको। 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिसके पास क्या होंगे, डेवलपिंग ओवा की चेन होगी। जो ओविडक्ट होते हैं हर ओवरी यूनिट के, वो क्या करते हैं, वो सिंगल उसके वो किस में जाएंगे, ओवी जो ओविडक्ट होते हैं वो किसके अंदर लीड करेंगे, वो लीड करेंगे जेनेटिकल चैम्बर के अंदर, ठीक है। इसके पास क्या होता है, स्पेरोस्पर्मेथिका प्रेजेंट होगा 6 सेगमेंट के अंदर, जो कि जेनेटिकल ओपनिंग के अंदर लीड करेगा। जो स्पर्म है वो स्पर्म ट्रांसफर होंगे किसके, स्पर्मेटोफोर के थ्रू। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो किसके थ्रू, मतलब कोई भी जैसे अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो उसके कवरिंग को, जो कैप्सूल्स है वो कवर करके रखेंगे, उस चीज़ को हम बोल देते हैं ऊथिका, ठीक है। इस डायग्राम्स में देखना, देखो ये ओवरी है, ये वाला रीजन ये ओवरी है। उसके बाद ओवरी किस में जाएगी, ओविडक्ट के अंदर जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना आ जाएगी, ये वाला रीजन कॉमन ओविडक्ट या फिर वजाइना। उसके बाद कुछ कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, जेनेटिकल चैम्बर आ जाएगा। इसके अंदर जेनेटिकल चैम्बर्स है, गोनोफाइसिस है, वेस्टिबुलम्स है, ये सारे के सारे जेनेटिकल पाउच है। यहाँ पर क्या आएगा, स्पर्मेटोफोर के थ्रू स्पर्म की एंट्री होगी, और फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको उसके बाद बाहर क्या होता है, कैप्सूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसको हम बोल देते हैं ऊथिका, ठीक है। जो ऊथिका होता है वो किसका, रेड कलर का, रेड डार्क ब्लैकिश कलर का, ब्राउनिश कलर का होता है ये, और 8 mm लॉन्ग होता है ये। इसके पास क्या होते हैं, मतलब कि जो ये ऊथिका होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ये ड्रॉप आउट हो जाएगा, और ये किस पे, मतलब ऐसे सरफेस जो ह्यूमिडिटी एरिया वाला जो रीजन होगा ना वहाँ पर ये रहेगा। जो ऊथिका वाला जो रीजन होता है ना वो वहीं पर रहेगा, पिंच ऑफ, मतलब जो फीमेल जो कॉकरोच होती है वहाँ से पिंच ऑफ होके ये एक ऐसे सरफेस पे ग्लूड हो जाएगा या फिर चिपक जाएगा, जो कि थोड़ा सा ह्यूमिड एरिया होगा। फिर उसके बाद वहीं पर इसकी जो बाद की जो प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, वो वहीं पर होंगे, ठीक है। अगर एक एवरेज फीमेल की बात करूँ तो वो एक एवरेज फीमेल 9 से 10 ऊथिका बनाती है, और हर ऊथिका के पास 14 से 16 एग्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो पेरीप्लांट अमेरिकन जो इसकी कॉकरोच की जो डेवलपमेंट होती है वो किस तरीके की होगी, वो होगी प्यूरोमेटाबोलस। प्यूरोमेटाबोलस का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर एक निम्फल स्टेज आएगी, निम्फ स्टेज आएगी। जैसे कि अलग अलग डिफरेंट स्टेज होते हैं, जैसे कि एग हो गया, लार्वा, प्यूपा, निम्फ एंड फिर अडल्ट हो गई। तो डिफरेंट स्टेज होती है, ठीक है। किसी के पास कोई स्टेज हो जाती है, किसी के पास कोई स्टेज हो जाती है। जैसे कि हमने अर्थवॉर्म के अंदर देखा तो वहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट थी। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि वहाँ पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पैरामोटाबलस डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक निम्फ स्टेज आएगी, और जो निम्फ होते हैं वो बिल्कुल हूबहू, मतलब कुछ हद तक अडल्ट जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो जितनी भी जो स्टेज आती है कॉकरोच के अंदर डेवलपमेंट के टाइम पे, वहाँ पर विंग्स की फॉर्मेशन नहीं होती। जो ये निम्फ स्टेज आती है वहीं पर ही मतलब बहुत ही विंग पैड की फॉर्मेशन दिखाई देने लग जाती है, लेकिन जो प्रॉपर जो विंग्स होते हैं वो आपको अडल्ट स्टेज के अंदर ही दिखाई देंगे, ठीक है। सो ये हो गया इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसकी क्या ही इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगी कॉकरोच की, कोई फायदे का तो ये है ही नहीं, बिल्कुल सारे के सारे, मतलब कोई इसकी वो अच्छा काम नहीं करता ये, ठीक है। ये सिर्फ पेस्ट ही है, ये सिर्फ डिजीज ही कॉज करता है।
ठीक है। जैसे बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होगी, स्टार्टिंग में बताया था, फूड को स्पॉइल कर देगा ये, मतलब जो इसका एक्सक्रेटरा होता है वो बहुत ही स्मेली होता है, इसलिए फूड को भी स्पॉइल कर देगा। तो इसकी कोई भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो अभी तक हमने क्या कर लिया, अर्थवॉर्म कर लिया, कॉकरोच कर लिया, ठीक है। अभी हमारा जो लास्ट है एनिमल्स वो क्या है, फ्रॉग। हम उसको फ्रॉग को करेंगे अब। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉग। फ्रॉग किसके अंदर आएगा, फ्रॉग आएगा वर्टिब्रेट्स के अंदर। फाइलम कौन सा होगा इसका, एम्फीबिया होगा। एम्फीबिया का क्या मतलब होता है कि मतलब फ्रॉग क्या होते हैं, लैंड के ऊपर भी सर्वाइव कर जाते हैं और वाटर के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब कि इनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एम्फीबिया। और एक और बात बताइए आप, थोड़ा सा अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं ना, तो ये और बताइए कि प्लांट्स के अंदर, कमेंट में बताना कि प्लांट्स के अंदर कौन से हम उसको फाइलम को हम बोल देते हैं, या फिर कौन से डिवीज़न को हम बोल देते हैं एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम। वो आप बताना कि कौन से उसको हम बोलते हैं, ग्रुप कौन से फाइलम को हम बोल देते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉग की बात करते हैं, ये किसके अंदर मिलेगा, ये आपको ये एम्फीबिया के अंदर मिले, एम्फीबिया फाइलम के अंदर मिलेगा, ठीक है, सॉरी एम्फीबिया क्लास के अंदर मिलेगा आपको। और फाइलम क्या होंगे, कॉर्डेट्स होंगे, ठीक है। तो एम्फीबिया क्लास के अंदर मिलेगा आपको। इसका जो इसको साइंटिफिक जो नेम होता है फ्रॉग का, वो क्या होता है, राना टिग्राना। राना टिग्राना होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं इसका क्या मतलब होता है कि ये आउटर जो टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब कि इनका ये नहीं है कि इनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल स्टैग्नेंट है, मतलब कि जितना है उतना ही रहेगा। ये कोल्ड ब्लडेड होता है। अगर बाहर का टेम्परेचर हाई है तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को भी उसके अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी टेम्परेचर को सेट कर लेते हैं, ठीक है। वेरी करता रहता है इनका बॉडी टेम्परेचर आउटर इन्वायरमेंट के हिसाब से। और इनके पास क्या होता है, मिमिक्री शो करते हैं, मतलब कि इनके पास एबिलिटी होती है कि ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। कि जैसे इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं, जैसे कि अगर ये बिल्कुल उसके अंदर रह रहे हैं, जैसे काई वाले एरिया में रह रहे हैं, एल्गी वाले एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो अपने आउटर जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल डार्क ग्रीनिश कलर का कर लेंगे, ताकि जो इनके प्रीडेटर्स होते हैं वो इनको पहचान ना सके, ठीक है। कोमीफ्लेज का मतलब यही होता है कि वो अपने कलर को चेंज कर लेते हैं एनिमीज से बचने के लिए। और जो फ्रॉग्स होते हैं वो कहाँ पर, वो किस टाइम में, जो पीक टाइम होता है समर और विंटर्स का जो पीक टाइम होगा उस टाइम जो ये फ्रॉग्स आपको नहीं दिखाई देंगे, उस टाइम ये क्या कर जाएंगे, अपने आप को डीप बूरो के अंदर प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर समर टाइम के अंदर ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल होल्स के अंदर चले जा रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एस्टिवेशंस। अगर विंटर टाइप के अंदर जो विंटर स्लीप जब ये लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं हिबरनेशंस, ठीक है। ये दो टर्म्स होती हैं। फिर हम देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी। ये तो जर्नल बता रखा था कि इनका क्या जर्नल, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये जर्नल चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो इसका जो डोर्सल साइड के अंदर ही किस तरीके के कलर के होते हैं, ये ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं। और इनके ऊपर क्या होते हैं, इनके ऊपर डार्क पैचेज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, ये देखिए, ये ऑलिव ग्रीन ग्रीन कलर्स के होते हैं और ये अलग अलग इनके ऊपर पैचेज से प्रेजेंट होते हैं। और जो वेंट्रल साइड होता है उसमें क्या होंगे, ये पेल येलो कलर के होंगे। जो फ्रॉग्स होते हैं वो कभी भी पानी को मतलब वाटर ड्रिंक नहीं करते, ये हमेशा स्किन के थ्रू ही अब्जॉर्ब करते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो हेड और ट्रंक रीजन के अंदर डिवाइडेड होगी। इनके पास नेक और टेल प्रेजेंट नहीं होती है। माउथ के साइड में एक पेयर ऑफ नोस्ट्रिल प्रेजेंट होता है। जो आई होती है, इनकी आई आपने देखा होगा, फ्रॉग को आप देखना, मतलब जो मॉर्फोलॉजी तो आप जितना उनको एक बार ऑब्जर्व करोगे ना तो उसके हिसाब से आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको इतना वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वही बात है ना कि अगर आप लाइव देखोगे तो उस चीज़ को आप माइंड, आपका जो माइंड होता है वो ईजिली ग्रैब कर लेगा, ठीक है, एज कंपैरिजन टू अगर आप कुछ भी थ्योरी पोर्शन पढ़ते हो तो, ठीक है। तो आप अगर फ्रॉग को एक क्लोजली देखोगे ना तो उसमें देखना कि उनकी आई होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। और आई को कवर करके कौन रखता है, एक निकेटिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि जब ये वाटर के अंदर जाते हैं तो इनकी आई को प्रोटेक्ट करके रखती है। इनके पास जो ईयर्स होते हैं वो किस तरीके के होंगे, मतलब बिल्कुल स्पेसिफाइड ईयर नहीं होते, लेकिन कुछ टिम्फेनम होता है जो कि साउंड जो सिग्नल होते हैं उनको रिसीव कर लेता है, दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। ये आईज के साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनके पास क्या होगी, फोर लिम्स और हिंड लिम्स प्रेजेंट होंगी।
ये किस में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है स्विमिंग के अंदर, वॉकिंग के अंदर, लिविंग या फिर ब्रोइंग के अंदर, इन सब के अंदर ये हेल्प करती है, ठीक है। तो जो इनकी हिंड लिम्स होती है उसके पास 5 डिजिट होते हैं, ये अलग अलग 5 डिजिट्स हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, लार्जर होती है, जो हिंड लिम्स होते हैं वो लार्जर होगी, मस्कुलर होंगी एज कंपैरिजन टू फोर लिम्स के। और जो फोर लिम्स होते हैं उनके पास सिर्फ 4 ही डिजिट प्रेजेंट होते हैं। जो उनके फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, मतलब जो जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा वेब्ड होता है, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। जो फ्रॉग होते हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि इनके अंदर आप मेल और फीमेल जो फ्रॉग होते हैं उनको आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। किसके बेसिस पर? उनकी वोकल सेक्स के बेसिस पर, क्योंकि जो मेल जो फ्रॉग होगा उसकी जो वोकल जो कॉर्ड होगा वो क्या होगी, स्ट्रोंग होगी, ठीक है। उनके पास ज़्यादा ही मतलब एक तरीके से ज़्यादा लाउड उनकी वो, जैसे बोलते हैं ट्र ट्र जो फ्रॉक्स करते हैं जो, तो उनकी जो टर टर की जो आवाज़ होती है वो लाउडर होगी इनके अंदर, मेल फ्रॉक के अंदर एज कंपैरिजन टू फीमेल फ्रॉक के अंदर। और उसके अलावा भी एक और फीचर्स होता है इनके पास कोपुलेटरी पैड्स होती हैं। कोपुलेटरी पैड्स क्या होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो जो फीमेल फ्रॉक को ग्रैब करने के लिए जो मेल फ्रॉक के पास क्या होंगी, जो कुछ जो फोरलिम की इनके पास एक कोपुलेटरी पैड्स होंगे जिससे वो फीमेल को फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इजीली ग्रैब कर सकते हैं, जो कि फीमेल के अंदर एब्सेंट होगी। तो ये 2 फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम मेल और फीमेल फ्रॉक को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमने देख लिया मॉर्फोलॉजी। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, इस तरीके की ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आएगा माउथ फिर किस में जाएगा, बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है, फेरेंक्स के अंदर। उसके बाद ईसोफेगस को फेरेंक्स के थ्रू किस में चला जाएगा, ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा। जो ईसोफेगस होते हैं वो शॉर्ट ट्यूब्स होती है जो कि किस में लीड करेगा, फिर स्टमक के अंदर लीड करेगा, जो उसके बाद किस में चला जाएगा, इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में और फिर आउटर साइड में कोकिया के थ्रू बाहर हो जाएगा, ठीक है, जो इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, लीवर होती है। जो लीवर क्या सीक्रेट, जो ये लीवर क्या है, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है ये, ठीक है। ये क्या करेगी, बाइल का सिक्रेशन करेगी जो किसके अंदर स्टोर होगा, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। फिर पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज के पास बहुत सारे डाइजेस्टिव, जो कि एक डाइजेस्टिव ग्लैंड से होते हैं, ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की फॉर्मेशन करती है, जो कि फिर कॉमन हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू किस में चले जाएंगे, इंटेस्टाइन के अंदर सारे के सारे एंजाइम्स चले जाएंगे। फिर इंटेस्टाइन के अंदर ही जो मेन डाइजेशन होता है फूड का वो कंप्लीट होगा और जो फूड होता है वो अब्जॉर्बेबल में सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस डायग्राम में आप देखिए, ये क्या है, सबसे पहले ये देखो, ये है ईसोफेगस है। ईसोफेगस किस में जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के बाद क्या है, इंटेस्टाइन है, ये अलग अलग इंटेस्टाइन से होते हुए किस में जाएगा, ये रेक्टम में जाएगा, ठीक है। रेक्टम के थ्रू फिर ये कोक्लिया के थ्रू जाएगा और फिर कोक्लियर अपर्चर मिलेगा। इस कोक्लियर अपर्चर के थ्रू वेस्ट मटेरियल चला जाएगा बाहर, आउटसाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर है लीवर। जो लीवर होती है वो बाइल का सिक्रेशन करती है और किसके अंदर चले जाएगा, ये फिर गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देते हैं ये, ठीक है। ये यहाँ पर लंग्स दिखा रखे हैं, फैट बॉडीज होती है, किडनी का दिखा रखा है, यूरेटर्स और यूरेथ्रा, ठीक है, ये सब दिखा रखा है। इनके अंदर जो किडनी के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी कोक्लियर अपर्चर के थ्रू ही एक्सक्रेट आउट होगा, और जो इंटेस्टाइन के थ्रू जो इनका अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस होते हैं या फिर मटेरियल होता है वो भी कोक्लियर अपर्चर के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीवर और गॉल ब्लैडर या पैनक्रियाज के पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो किस में चले जाएंगे, वो इंटेस्टाइन के अंदर चले जाएंगे और इनका जो फूड का अब्जॉर्प्शन होगा प्रॉपर वे के अंदर। तो डाइजेशन देखते हैं कैसे होता है। देखो, सबसे पहले जो इसकी फ्रॉग की जो बाइल और टंग होगी वो क्या करेगी, फूड को कैप्चर करेगी। फूड को कैप्चर करने के बाद ये ईसोफेगस से होती है स्टमक के अंदर आ जाएगा। स्टमक क्या करेगा, कुछ ऐसे HCl कुछ या फिर ऐसे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगा जो कि फूड को डाइजेशन के अंदर हेल्प करवाएगा, ठीक है। तो ये पार्शियल मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा लेकिन पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हम बोल देते हैं काइम। ये किस में प्रेजेंट होगा,
मतलब जो स्टमक है, जब फूड आएगा स्टमक के अंदर तो स्टमक के अंदर कुछ HCl और कुछ ऐसे गैस्ट्रिक जूस होंगे जो फूड का पार्शियल डाइजेशन करवाएंगे। फिर जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम बोल देते हैं काइल, और जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड होगा वो स्टमक के थ्रू होते हुए किस में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जियोजेनम और इलियम। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोल देते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम क्या करेगा, ड्यूडेनम क्या सबसे पहले ड्यूडेनम जो पैनक्रिएटिक जूस और जो गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल्स होते हैं उन दोनों को ले लेगा, उन दोनों को रिसीव कर लेगा। ठीक है, किसके थ्रू, कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू। और इनके थ्रू जो बाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैट को इमल्सिफाई करते हैं, मतलब फैट को डाइजेस्ट करते हैं। और जो पैनक्रिएटिक जूस होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। मतलब फूड के अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ये सभी प्रेजेंट होते हैं ना, तो इन सभी को डाइजेस्ट करते हैं कौन कौन, बाइल और पैनक्रिएटिक जूस। उसके बाद जो फाइनल डाइजेशन वो किसके, इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, क्योंकि फैट का भी डाइजेशन वहीं पर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी, प्रोटीन्स का भी वहीं पे होगा। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके थ्रू, जो इंटेस्टाइन के पास विलाइज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी इस तरीके से विलाई प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोबियल जिनको हम बोल देते हैं। ठीक है, जब जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसको ये विलाई क्या करेंगी, अब्जॉर्ब कर लेंगे और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा देंगी। और जो विलाई और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, ये अब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो किसके थ्रू, कोक्लियर अपर्चर के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाएगा। सबसे पहले रेक्टम में जाएगा, रेक्टम के थ्रू फिर वो कोक्लियर के अंदर चला जाएगा, फिर कोक्लियर अपर्चर के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो जाएगा। तो ये इसका था एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो फ्रॉग होते हैं वो किसके थ्रू, लैंड में भी रेस्पायर कर जाते हैं और वाटर के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है इनका, दो अलग अलग, क्योंकि ये दोनों जगह पर रह सकते हैं ना, ये लैंड के अंदर भी रह सकते हैं और वाटर के अंदर भी रह सकते हैं। तो रेस्पायर तो दोनों जगह करेंगे। तो अगर वाटर के अंदर जब ये होते हैं तो उनमें इनकी जो स्किन होती है वो एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करती है। ठीक है, स्किन के थ्रू ये रेस्पायर करते हैं वाटर के अंदर। और जब लैंड के ऊपर होते हैं तो वहाँ पर इनके लंग्स के थ्रू इनका रेस्पिरेशन होता है। तो वाटर के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो स्किन के थ्रू होगा, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू होगा, मतलब जो इनकी स्किन होती है वहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है उसका डिफ्यूजन होगा उसकी बॉडी के अंदर। और जब लैंड कंडीशन पे होंगी ये तो वहाँ पर इनके पास कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बक्कल कैविटी, स्किन, लंग्स, ये सारे के सारे एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब लैंड के ऊपर जो इनका रेस्पिरेशन होगा वो कैसे होगा, पल्मोनरी रेस्पिरेशंस। इसके अंदर जो एयर होगी वो नोस्ट्रिल के थ्रू आएगी बक्कल कैविटी में, उसके बाद वो लंग्स के अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जो एस्टिवेशन और हिब्रेनेशन होता है, एस्टिवेशन कब होता है, जब वो समर स्लीप लेते हैं, और विंटर स्लीप लेते हैं जब उसको हम बोलते हैं हिब्रेनेशन। तो उस टाइम पर जो इनका गैसेस एक्सचेंज होगा वो किस तरीके का होगा, वो स्किन के थ्रू होगा, क्योंकि उस टाइम वो अंदर बिल्कुल सोयल के अंदर आपको मिलेगी या फिर कहीं ऐसी जगह पर मिलेगी जहाँ पर वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो स्किन के थ्रू ही रेस्पायर करेंगे। स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे तो क्या होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। ये हो गया इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होगा। क्लोज टाइप का होगा तो मतलब कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, कैपिलरीज, आर्टरीज, वीन्स, इन सब के अंदर फ्लो करेगा और इन सब के थ्रू वो फुल बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर हार्ट मिलेंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड होगा। इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ठीक है, उसके अंदर लिम्फ्स होते हैं, लिम्फ चैनल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होती है, इनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या होता है, हार्ट एक क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अपर बॉडी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके पास हार्ट में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसका। जैसे जैसे इवोल्यूशन, जैसे जैसे हम मैमल्स क्लास की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर इन सभी एनिमल्स का इवोल्यूशन होता चला जाएगा। जैसे कि अगर हम पहले बात कर रहे थे तो वहाँ पर क्या थे, किसी के अंदर ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था, किसी के अंदर क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम था। ठीक है, उनके पास ऐसे चैम्बर्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उनके पास चैम्बर भी आते मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट है इनका, मतलब कि 2 आर्टरीज है इस तरीके से और एक नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स है। इस तरीके से हार्ट का स्ट्रक्चर है इनका, जो कि कवर होता है किसके थ्रू, हार्ट की जो आउटर जो कवरिंग होती है उसको हम बोल देते हैं
पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके पास क्या होगा, एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर का साइनस विनोसस होगा। जो साइनस विनोसस होता है, ये जो राइट एट्रियम होता है, दो आर्टरिया होती है, एक होती है राइट आर्टरिया, एक होता है लेफ्ट आर्टरिया, उसके बाद नीचे वेंट्रिकल होती है। तो जो राइट आर्टरिया होती है उससे ज्वाइन होगा कौन, साइनस विनोसस। और जो ये साइनस विनोसस है ये ब्लड रिसीव करेगा कहाँ कहाँ से, जो बहुत सारे वीन्स होती है ना, मेजर वीन्स होते हैं, वेना केवा होते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उनको रिसीव करेगा साइनस विनोसस, और किस में दे देगा, ये राइट एट्रियम में दे देगा। फिर जो वेंट्रिकल्स होती है ये ओपन होगी किसके अंदर, आर्ट्रियोल्स के अंदर, ठीक है, आर्ट्रिया के अंदर ओपन होंगी। सॉरी, कई बार टंग ट्विस्ट हो जाती है इसलिए। फिर हम देखते हैं इस होता कैसे, ठीक है, मतलब किस तरीके से इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो देखो सबसे पहले ब्लड होता है वो हार्ट से ही अपनी मतलब डिफरेंट डिफरेंट पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। वो किसके थ्रू जाएगा, वो जाएगा आर्टरीज के थ्रू। अभी एक चीज़ याद रखना, देखो हमारा हार्ट है, हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा वो किसके थ्रू लेगा, वो लेगा वेना केवा के थ्रू। उसके बाद हार्ट होता है वो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ठीक है। प्यूरिफाई करने के बाद जो प्यूरिफाइड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में किसके थ्रू जाएगा, आरोटा के थ्रू, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर जो वीन्स होती हैं वो क्या करती है, देखो जो वीन्स होती है वो कलेक्ट करेंगी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेंगी ताकि वो हार्ट तक लेके आए, उसको हम बोल देते हैं वीनस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल जो वीनस कनेक्शन होते हैं किसके बीच में, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, उसको हम बोल देते हैं, अगर जो लीवर के साथ जो स्पेशल वीनस कनेक्शन है उसको हम बोल देते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और अगर इंटेस्टाइन के पास है तो उसको हम बोल देंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। जो ब्लड होता है वो किससे मिलके बना होता है, वो प्लाज्मा और सेल से मिलके बना होगा। सेल्स कौन कौन सी होंगी, आरबीसी हो सकती है जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी हो सकती है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स होती है। जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, जिसके पास क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन हो जो कि रेड कलर पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है। जो लिम्फ होता है वो ब्लड से डिफरेंट होता है क्योंकि उसके पास कुछ प्रोटीन्स या आरबीसी नहीं होते, ठीक है। लिम्फ के पास आरबीसी भी नहीं मिलेगा और कुछ प्रोटीन्स भी नहीं मिलेंगे। ये क्या करते हैं, जो ब्लड उसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसेज होती हैं, वाटर्स होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो जगह पर सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड का मेन काम यही होता है ना कि वो न्यूट्रिशन पूरी बॉडी के अंदर दे, गैसेज पूरी बॉडी के अंदर, वाटर का ट्रांसफर करवाए पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो मतलब इन सब चीज़ों का भी सर्कुलेशन होगा फुल बॉडी में। सो ये होगा इसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर आएगा ए पेयर ऑफ किडनी आएंगी, यूरेटर्स आएंगे, कोलका आएंगे, कोलका पर्चर आएंगे, या फिर और उसके बाद आएगा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा उसके अंदर सबसे पहले किडनी आएंगी, ठीक है। जो किडनी कैसे होंगी, वो कॉम्पैक्ट डार्क रेड बीन शेप की होंगी, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट होंगी वो किडनी, बीन शेप में दो किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो किडनी होती है इसके पास कुछ ऐसे फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो कि जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करवाती है। जैसे कि कुछ इनको हम यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं, फिर इनको हम नेफ्रॉन्स भी बोल सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर मेल की बात करूँ मैं, तो मेल के अंदर देखो ये दो इस तरीके से किडनी प्रेजेंट होंगी ये। उसके बाद इन दोनों में से दो यूरेटर इमर्ज आउट होंगे, ठीक है। उनके बाद जो मेल होता है, मेल के अंदर जो यूरिन और जेनेटिकल डक्ट ये दोनों सेम ही होती है, ठीक है। और ये दोनों के सेम के बाद ये किस में चला जाएगा, कोलका के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो वहाँ पर जो यूरेटर होते हैं और जो ओविडक्ट होती है वो सेपरेट होती है। जैसे ये यूरेटर है और ओविडक्ट अलग होगी, और उसके बाद इनकी ओपनिंग किसके अंदर होगी, कोलका के अंदर इनकी ओपनिंग होगी। तो मेल के अंदर तो यूरिन और जेनेटिकल ओपनिंग दोनों, जो जेनेटिकल डक्ट होती है वो दोनों सेम होती है, और फीमेल के अंदर ओविडक्ट और जो यूरेटर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यूरेटर होते हैं वो किसके अंदर जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएंगे। यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो किसके अंदर जाएंगे, कोलका के अंदर जाएंगे। जो फ्रॉग होता है वो क्या रिलीज करता है, यूरिया रिलीज करता है, ठीक है। उसकी इसीलिए हम उसको बोलते हैं यूरिकोटैलिक और एनिमल्स बोल देते हैं। जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो किस में, मतलब ब्लड के थ्रू ही किडनी में आएगा,
क्योंकि किडनी के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है। उस ब्लड के अंदर जो अच्छा मटेरियल होता है उसको तो पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो एक्सेस जो वेस्ट हो जाएगा उसको कोलका के थ्रू यूरेटर के थ्रू, फिर यूरिनरी ब्लैडर आएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर के बाद कोलका के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है यहाँ पर एडवांस लेवल का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर न्यूरल सिस्टम होगा और एंडोक्राइन सिस्टम भी आ जाएगा। जो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होंगी ये क्या करेंगी, हमारी बॉडी को रेगुलेट करके रखेंगी, ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन होगा किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर। जो कि हार्मोन्स होंगे वो किसके थ्रू सीक्रेट आउट होंगे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है इनके थ्रू सीक्रेट आउट होंगे। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, मेनली पिट्यूटरी होगी, थायराइड ग्लैंड्स होंगी, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल ग्लैंड, पैनक्रिएटिक आइसलैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स, और फिर गोनैड्स होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स होती है। ये क्या करती है, फिर हार्मोन का सिक्रेशन करवाती है, और जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाते हैं प्रॉपर वे के अंदर। फिर जो नर्वस सिस्टम होता है वो इनका कैसे होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, डिफरेंट डिफरेंट इनका नर्वस सिस्टम होगा। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे, उसके अंदर ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो उसके अंदर क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आएंगी। अगर मैं बात करूँ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, तो उसके पास आएंगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आएंगे, ठीक है। तो जो क्रेनियल नर्व्स होती है ब्रेन के अंदर वो 10 पेयर्स के अंदर होती है, और जो ब्रेन होता है उसको कवर कौन करके, एक बोनी सा स्ट्रक्चर जो उसको ब्रेन को कवर करके रखता है, जिसको हम बोल देते हैं क्रेनियम। तो इसके पास जो फ्रॉग के पास जो नर्वस सिस्टम होता है वो एडवांस लेवल का हो जाता है। जो ब्रेन होता है वो डिवाइड होगा किसके पास, मतलब 3 रीजन्स के अंदर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के अंदर। जो फोर ब्रेन होता है उसके पास क्या होंगी, ऑल्फैक्टरी लोब्स होंगी, उसके बाद सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, उसके बाद डाइसिफेलोन्स होगी। ये 3 चीज़ें कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फोर ब्रेन के अंदर होगी। अगर मैं बात करूँ मिड ब्रेन्स की, तो मिड ब्रेन्स के पास क्या होंगी, ऑप्टिक लोब्स होंगी। हिंड ब्रेन की बात करूँ तो सेरिबलम होगा और मेडुला ओब्लोंगेटा होगा। जो मेडुला ओब्लोंगेटा होता है, देखो इस फ्रॉग के डायग्राम में देखते जाना, जो अपर राइट में क्या होगा, ओल्फैक्टरी लोब्स कहाँ पे प्रेजेंट होती थी, ओल्फैक्टरी लोब्स होती है फोर ब्रेन के अंदर, ऑप्टिक लोब्स होती है मिड ब्रेन के अंदर। सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम किसके पास प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन के अंदर, और सेरिबलम होता है वो किस में प्रेजेंट होगा, हिंड ब्रेन के अंदर। उसके बाद ये किस में एक्सटेंड करेगा, मिड ब्रेन, जो हिंड ब्रेन होता है उसी के ही पार्ट होते हैं सेरिबलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा किस में जाएगा, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा। कहाँ से होते हुए, एक यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं फोरामन मैग्मन। उसके थ्रू वो किस में चला जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चला जाएगा। और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं, बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है, और उसके स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। फिर हम देखते हैं इनके सेंस ऑर्गन्स की, डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन, जैसे टच के लिए सेंसरी पेपिलिया होते हैं, टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स होती है, स्मेल के लिए क्या होते हैं, नेजल एपिथेलियम होते हैं, विजन के लिए आई होती है, हियरिंग के लिए टिम्फेनियम होते हैं, और कुछ इंटरनल ईयर्स होते हैं, ठीक है। इनके पास एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं। जो आई और जो इंटरनल ईयर होते हैं वो क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, और बाकी जो होते हैं वो उनके वो क्या होते हैं, सेलुलर एग्रीगेशन में होते हैं। लेकिन आई और ईयर, ठीक है, ये इनके वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होंगे। जो आई होती है फ्रॉग की वो क्या होगी, स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि एक ऑर्बिट में प्रेजेंट होंगी, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर सिचुएटेड होंगी, स्कल के अंदर। स्कल होगा, उसके बाद उसके अंदर ऑर्बिट होंगे, वहाँ पर इनकी आई प्रेजेंट होगी। इनकी सिंपल आइज होती है। जो एक्सटर्नल ईयर होते हैं फ्रॉग के अंदर वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिर्फ एक जो टिम्फेनम ही होता है, जो कि इनकी आउटर साइड में, जो कि क्या करती है, हियरिंग में हेल्प करती है, और उसके बाद बैलेंसिंग के में भी हेल्प करती है, इक्विलिब्रियम बनाने के अंदर भी हेल्प करती है। सो इसी के साथ हमने अपना जो नर्वस सिस्टम होता है फ्रॉग का वो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं लास्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हमने बात की थी, तो हमने बताया था कि इसमें जो यूरेट्रा होता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, वो दोनों एक ही यूरेटा जेनाइटिकल ओपनिंग होती है उनकी, और उसके थ्रू वो एक्सक्रेट आउट होते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो अपर, जो किडनी का जो अपर पार्ट होता है वहीं पर प्रेजेंट होंगी वो, ठीक है।
और उसके बाद जो वैसा इफ्रेंशिया होती है वो कहाँ से अराइज होंगी, टेस्टिस से अराइज होंगी। फिर जो वैसा इफ्रेंशिया है वो किडनी के अंदर एंटर करेंगे और ओपन होंगे, इसमें बीडर कैनाल्स के अंदर ओपन होंगे। उसके बाद ये कम्युनिकेट कर जाएंगे किसके थ्रू, यूरिनोजेनेटिकल डक्ट के थ्रू और कोलका के थ्रू बाहर हो जाएंगे। तो कोलका होते हैं वो स्मॉल एक मीडियल अपर्चर होता है जो कि फीकल या फिर यूरिन या फिर स्पर्म को बाहर की तरफ एक्सक्रेट आउट करवाता है। अभी डायग्राम की हेल्प से देखेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस डायग्राम में देखिए कि जो टेस्टिस होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये जो रेड आपको दिख रहा है ये क्या है, किडनी, यहाँ पर टेस्टिस प्रेजेंट है। ये क्या है, वैसा इफ्रेंशिया है। वैसा इफ्रेंशिया यहाँ पर कम्युनिकेट करके बीडर कैनाल के थ्रू यूरिनोजेनेटिकल डक्ट के अंदर ही मिक्स हो रही है। ठीक है, ये मतलब कि यूरिन और जेनेटिकल डक्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स करके यहाँ पर ओपन हो रही है, कोलका के अंदर जा रहे हैं, फिर कोलका के थ्रू कोलकल अपर्चर के थ्रू मिक्स हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरी जो टेस्टिस है और किडनी का उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो उनकी ओपनिंग एक ही है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, ये पेयर ऑफ ओवरीज होती है और जो ये ओवरीज होती है ये किडनी के पास ही होते हैं, लेकिन उनके साथ इंटरमिक्स नहीं होती। ये देखिए यहाँ पर ओवरीज है, फिर ओवरीज ओविडक्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, ये ओविडक्ट से आते हुए किस में चली जाएंगी, इनकी ओपनिंग जो होती है वो अलग होती है। ये वाला है, ये वाला किडनी के थ्रू क्या होता है, यूरेटर रिलीज हो रहा है, यहाँ पर ओविडक्ट है। ओविडक्ट और ये दोनों किसके अंदर रिलीज करते हैं, कोलका के अंदर, कोलकल अपर्चर के अंदर। ठीक है, तो इनके पास कोई ऐसा फंक्शनली कनेक्शन नहीं होता किडनी के साथ। जो एक मेच्योर फीमेल होते हैं वो 250 से लेकर 3000 ओवर रिलीज करती है एक टाइम पर। जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इनका एक्सटर्नल होगा, वाटर के अंदर होगा। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होगी वो लार्वल स्टेज के अंदर होगी। जो लार्वल स्टेज होती है उसको हम बोल देते हैं टेडपोल। टेडपोल के अंदर फिर मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है, टाइम टू टाइम, और उसके बाद वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये था इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इसी के साथ हमने क्या कर लिया, एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और है इनकी फ्रॉग की, उसी के साथ अपना फ्रॉग भी खत्म हो जाएगा। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होती है फ्रॉग की, कि इकोनॉमिक मतलब कि ये जो फ्रॉग होते हैं ये इंसेक्ट्स को ईट कर जाते हैं। ठीक है, जो हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप को डैमेज करते हैं उनको फ्रॉग ईट कर जाते हैं। तो इसकी वजह से जो ये फार्मर्स होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं ये। ठीक है, उसके बाद ये एक फूड वेब जो फूड चेन होती है उसके अंदर भी मेन इनका रोल होता है। और उसके साथ साथ जो फ्रॉग की जो मस्कुलर लेग्स होती है वो मस्कुलर लेग्स खाने के लिए भी, मतलब बहुत सारे जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो फ्रॉग की जो मस्कुलर लेग होती है उनको एज ए जो लेग पीस या फिर चिकन के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमने अपना फ्रॉग भी कंप्लीट कर लिया। तो इस चैप्टर में हमने जो पहले वाली जो पोर्शन था एनिमल टिश्यूज़ की तो अलग वीडियो थी, और इस वीडियो के अंदर हमने जो ऑर्गन वाला पोर्शन था और उसके बाद जो 3 ऑर्गन थे, अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, ये तीनों को कंप्लीट कर लिया है। एंड आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे ये तीनों के तीनों एनिमल्स की, इनके अंदर हमने क्या क्या मॉडिफिकेशंस देखे, किस एनिमल्स के पास क्या चीज़ें थी। मतलब हमें क्या देखना है, हमें कुछ स्पेसिफिक ही देखना है। देखो तीनों एनिमल्स के बारे में हमने सिस्टम सारे सेम पढ़े थे। मॉर्फोलॉजी तो आप जितना हो सके उतना इनका लाइव देखना, क्योंकि हम ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे एरिया के अंदर ये मिलते नहीं हैं। हम फ्रॉग को भी इजीली देख सकते हैं, हम अर्थवॉर्म को भी इजीली देख सकते हैं और कॉकरोच को भी, इन तीनों को देख सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी तो आप उनको लाइव देख के करोगे तो वो बेस्ट है। अगर बात करते हैं हम एनाटोमी की, तो एनाटोमी के अंदर आपको स्पेसिफिकेशन देखनी है, क्योंकि सबके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो सबके अंदर सेम सी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक है। क्योंकि देखना जो डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन और इवोल्यूशन भी हो रहा है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जब हम कोडेट्स की बात करते हैं या फिर एम्फीबिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आई है। नर्वस सिस्टम भी यहाँ पर कितना एडवांस हो गया है, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फॉर्मेशन होगी, हॉर्मोन्स की वो हो गई है। तो इसीलिए हमें उनके अंदर जो स्पेसिफिक जो चीज़ें होती है ना वो देखनी है कि हाँ उसके पास ये सिस्टम है, अच्छा उसके पास ये वाला पोर्शन था, ये वाला ऑर्गन उस एनिमल के पास अलग है। तो ये सब चीज़ें देखनी है। सो आई होप आपको ये वीडियो सब हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।